दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, बोले तो अनंत पदों की श्रेणी का निश्चित समाकलन। तो हेडिंग लगा लीजिए, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक बात बोल दूं मैं पहले, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले यहां से एडवांस में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो थोड़ा केयरफुल होकर पढ़ेंगे। और दूसरी बात, इन क्वेश्चंस को देख के डरने की जरूरत नहीं है, ये 2 से 3 लाइन में सवाल लग जाते हैं, ठीक है। पर उससे पहले थोड़ी बातों को हम समझ लेते हैं और इन क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं उसका डेरिवेशन कर लेते हैं, देन इस क्वेश्चंस को लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बता रहा हूं मैं 2 से 3 लाइन में हर सवाल निपट जाएगा, तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं। पहले जो स्टार्टिंग में सिखाने जा रहा हूं इसको केयरफुल होकर सुने, फिर इन क्वेश्चंस को लगाएंगे तो देख लेना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं कह रहा हूं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो मतलब नहीं आएगी, बस आप ध्यान से सुनते जाओ मेरी बातों को, बस ठीक है। पहले सुनो, हमको क्या करना है, हम जानते हैं अगर हमको एक इंटीग्रेशन दे दिया जाए a से लेके b f(x) dx, हमको अगर ये दे दिया जाए तो ये कोई फंक्शन दिया होगा और इस फंक्शन के नीचे की एरिया निकालनी रहती है हमको, यही तो a से b के बीच में इस फंक्शन के नीचे की एरिया निकालनी रहती है। तो अब अगर हम इसकी एरिया निकालने जाएं, ध्यान समझिएगा, जैसे मैं बोल दूं ये रहा हमारा x एक्सिस और ये रहा हमारा y एक्सिस, समझिएगा ध्यान से, ये रहा हमारा y एक्सिस, ठीक है। तो ये रहा हमारा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, थोड़ा सीधा बना देता हूं, टेढ़ा हो गया क्या, अब सीधा हो गया। ये रहा हमारा x एक्सिस, ये रहा हमारा y एक्सिस। अगर हम बनाएं y = fx का ग्राफ तो कुछ ऐसा करके जाएगा y = fx का ग्राफ। तो यहां से यहां तक हमने खींच दिया, ये क्या है हमारा y = fx है, कुछ ऐसा बना दिया अपन ने, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कहां से कहां तक निकालना हमको एरिया, a से लेके b तक निकालना है भाई साहब, a से लेके b तक निकालना है। तो हमारा ये पॉइंट मान लेते a है और ये पॉइंट क्या है, b है, और इसके नीचे की एरिया हमें यहां से यहां तक निकालनी है। तो ये तो जानते हो आप, कोई नई बात नहीं है, ये तो आप पहले से जानते हो कि अगर a से b fx dx निकालना तो बेसिकली हमें ये एरिया निकालना है। आप सुनना ध्यान से, ये एरिया जब हम निकाल के सॉल्व करेंगे तो वो आएगा क्या, सुनिएगा ध्यान से, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, लिख रहा हूं मैं, पहले सुनो, देख के डरने की जरूरत नहीं है। लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट समेशन r = 0 से n-1, यहां पे आ जाएगा b - a/n और फंक्शन ऑफ a प्लस b - a इंटू r/n, ये एक फंक्शन आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मतलब इसका रिजल्ट कुछ इस फॉर्म में आएगा। बेसिकली हमें इस इक्वेशन का कोई यूज नहीं पड़ेगा इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन जब इस इक्वेशन को हम समझ लेंगे तो हमें एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो हम पहले अभी देखो, अभी जो सिखाने जा रहा हूं सिर्फ आप उसको सीखने की कोशिश करो, बस लोड लेना नहीं है, बस समझ जाओ कि एक्चुअल में आया कहां से, बस इतना ही जरूरी है। अगर आपको समझ में आ जाए स्टेप बाय स्टेप कि हाँ ये यहां से आया, यहां से आया, बस उतना जरूरी है। याद रहे ये जरूरी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस फार्मूले का यूज कतई नहीं पड़ेगा इन सवालों को लगाने के लिए, केवल ये समझना आना चाहिए, बस इतना ही, ठीक है। ध्यान सुनते जाइएगा। तो जैसे अपन क्या करना है, हमें ये एरिया निकालना है, बेसिकली हमें ये एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए अपन ने क्या किया कि इसमें हमने एक कोई पॉइंट लिया, जैसे यहां पे लिया, और हमसे कहा गया कि एक काम करो भैया, ये आपको दे रखा y = fx और इसके नीचे का फंक्शन, इसके नीचे की एरिया a से b तक निकालो। तो बेसिकली हमें ये पूरी एरिया निकालनी है, ये तो करना है ना, ये पूरी एरिया निकालनी है, पर हमें समझ में नहीं आया कैसे निकालें। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जहां पे सबसे इस फंक्शन का सबसे लोएस्ट पॉइंट जो था वहां से हमने एक ऐसे क्या किया, एक देखो ध्यान से, अब हम करने क्या जा रहे हैं, एरिया यूजिंग रेक्टेंगल्स। मतलब हम एरिया तो निकालने जा रहे हैं लेकिन रेक्टेंगल बना के निकालने जा रहे हैं। जो आपने हेडिंग लगाया है ना, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, उसको पहले समझने से पहले, वो तो हेडिंग लगा लिया, उसके नीचे से लिखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, एरिया यूजिंग रेक्टेंगल। अब एरिया रेक्टेंगल के यूज से, आयत के यूज से हम कैसे एरिया निकालेंगे वो समझने जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, एकदम लोएस्ट पॉइंट निकाला और वहां से एक आयत बना दिया, ऐसे आयत बना दिया। तो हमने क्या सोचा कि यार यहां से आयत बना दिया तो अगर हमें ये एरिया निकाला, क्योंकि अब आयत बन जाएगा तो इस आयत की एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर हम इस आयत की एरिया निकाल सकते हैं तो एक तो हमें कुछ है कि इस ग्राफ के नीचे की कुछ एरिया मिली, लेकिन हमें क्या एग्जैक्टली मिला, नहीं मिला। हमें तो ये पूरी एरिया चाहिए थी ना, वो नहीं मिला। फिर किसी ने सोचा एक काम ना करें, एक और बना लेते हैं। तो ऐसे एक और बनाया, लो अब लग रहा है कि हाँ पहले से फायदा हुआ, एक और रेक्टेंगल बना लिया, एक और रेक्टेंगल बनाया ना, तो यार हाँ पहले से ज्यादा हम कवर कर ले जा रहे हैं, अब बहुत कम छूट रहा है। अगर इसी में एक और रेक्टेंगल बना ले तो पहले से और कम छूटेगा, चलो बहुत बढ़िया बात है। इसका मतलब जैसे जैसे हम इसमें रेक्टेंगल ज्यादा बनाते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे जो ऊपर छूटने वाली एरिया है वो कम होती जाएगी। आइडिया लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो यही जो है अपने दिमाग में जो ये नई बात आ रही ना, इसी के यूज से हम इसकी एरिया निकालने जा रहे हैं, एरिया यूजिंग रेक्टेंगल्स। क्लियर है? समझिएगा ध्यान से, मैं इसको मिटाऊंगा, मैंने आइडिया दे दिया आपको, अब करना क्या उसको ध्यान समझिएगा। जैसे मैं बोलूं, ध्यान समझिए, इसको मिटा रहा हूं फिर समझाता हूं आराम से, इसका कोई यूज नहीं था, बस समझाने के लिए मैंने थोड़ा हिंट दिया आपको कि जितना ज्यादा इसके बीच में रेक्टेंगल बोले तो आयत बनाएंगे उतना ज्यादा अच्छी एरिया हमको मिलेगी, ठीक है ना, समझते जाइएगा। तो अपन ने एक आइडिया लगाया कि एक काम ना करें कि बहुत पतली सी स्ट्रिप ले लें एक एच दूरी पे जाके,
यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से एच दूरी पे जाके एक बहुत पतली सी पट्टी ले लें, तो ले लिया हमने, एक बहुत पतली सी एक पट्टी ले लिया एच डिस्टेंस पे जाके, ठीक है ना, इस तरीके से। और ऐसे बहुत सारी पट्टी बना लेते हैं, बहुत पतली सी पट्टी है, सारी की सारी पट्टियां बहुत 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 पतली है, क्लियर है, ठीक है ना दोस्त। ऐसे बहुत सारी हम पट्टी बना सकते हैं इसमें। पट्टी क्या है, मतलब रेक्टेंगल बना रहे हैं, और कितनी ब्रेथ का, इसका जो ब्रेथ है वो एच है, और एच बहुत छोटा है। तो यहां से अगर हम देखें तो एक रेक्टेंगल ये बन गया, एक रेक्टेंगल ये बन गया, एक रेक्टेंगल ये बन गया, ऐसे बन रहा कि नहीं बन रहा रेक्टेंगल, बहुत सारे रेक्टेंगल बन रहे हैं। ऐसे और भी बन सकता है, आइडिया लग रहा है नहीं लग रहा। लास्ट में भी ऐसे बन सकता है रेक्टेंगल, ऐसे हम बहुत सारे बना सकते हैं ना। लेकिन इसकी ब्रेथ कितनी है, चौड़ाई, इसकी चौड़ाई तो एच ही है, इसकी चौड़ाई कितनी है, एच है, समझते जाइएगा। अगर मैं पूछूं ए डालने पे यहां पे क्या मिलेगा हमें, ए डालने पे मिलेगा हमें एफ ए, मतलब सुनते जाना सुनते जाना सुनते जाना। अगर मैं यहां पे ए डालूं तो ऊंचाई कितनी मिलेगी, एफ ए मिलेगी, ठीक है। और अगर मैं इस दूरी को पूछूं तो देखो यहां से यहां तक की चौड़ाई कितनी, एच है, तो ये पॉइंट एक्चुअल में हमारा कितना है, ए प्लस। ये सुन लो, मेरी बात को कहानी जैसे सुनते जाओ, बस जो सिखा रहा हूं वो तुम्हें समझ में आए दोस्त, बस इतना जरूरी है, दिमाग में रुक जाए, याद हो जाए, ये जरूरी नहीं, समझ में आए, ठीक है। क्योंकि आगे इनका कोई हमें बहुत ज्यादा यूज पड़ने वाला नहीं है, हमें इसको लगाने का बहुत आसान तरीका, उसे लगा लेंगे। तो सर वही सिखा दो, नहीं, वो डायरेक्ट सिखाऊंगा तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि उसको हम अप्लाई कैसे कर रहे हैं, इसलिए पहले समझ लेते हैं कि वो आया कहां से, जो हम यूज करने वाले हैं उसके लिए, ठीक है। ध्यान सुनिएगा। तो जैसे ये ए पॉइंट मिला, ए के लिए क्या बनेगा, एफ ए। जैसे अगर मैं एक्स की वैल्यू इसमें लाके ए डालूं तो y बराबर कितना बनेगा, यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू अगर a डालूं तो y बराबर एफ ए बनेगा, तो y ऊंचाई एफ ए बन जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू a प्लस एच डालूं, इसमें a प्लस एच डालूं तो y बराबर क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस एच, मतलब ये हाइट जो बनने वाली है हमारी एफ ए प्लस एच बनने वाली है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चीज, एफ ए प्लस एच दिस। वैसे अगर यहां और आ गया हूं तो ये पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, ये एच बड़े एच और बड़े तो कितना हो जाएगा, a प्लस 2h हो जाएगा, बहुत सुंदर। तो ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी एफ ए प्लस 2h। तो ऐसे बहुत सारा मिल सकता है ना, हाँ मिल सकता है। तो क्या भी इन रेक्टेंगल की एरिया हम निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। कैसे, रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई इसकी कितनी है, लंबाई अगर देखी जाए इसकी तो एफ ए है, और चौड़ाई कितनी है, एच है, बढ़िया है। अगले वाले की बताओ कितनी है, फिर लंबाई इसकी कितनी है, एफ ए प्लस एच है, यहां से यहां तक देखो, ये यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी है, एफ ए प्लस एच है, और चौड़ाई कितनी, फिर एच। और फिर अगर यहां से यहां तक की ऊंचाई देखें तो एफ ए प्लस 2h है, चौड़ाई कितनी, चौड़ाई कितनी, फिर एच। तो चौड़ाई तो हर बार एच एच क्या लिया हमने, एच चौड़ाई की पट्टी ली हर बार, एच ब्रेथ की पट्टी ली हर बार। और ऊंचाई क्या है, एक बार क्या हो रहा है, एफ ए हो जा रहा है, एक बार एफ ए प्लस एच हो जा रहा है, एक बार एफ ए प्लस 2h हो जा रहा है, ऐसे अगली बार क्या आएगा, एफ ए प्लस 3h आएगा, एफ ए प्लस 4h आएगा, ऐसे करते करते बढ़ते चले जाएंगे। और लास्ट में अगर मैं ऐसे इसको कितनी पट्टियों में बांट दे रहा हूं, यन पट्टियों में, कितनी पट्टियों में, यन पट्टियों में, यहां से यहां तक बांट दे रहा हूं पूरा ए से लेके बी तक। अगर मैं पूरा ए से लेके बी तक यन पट्टियों में बांट दूं तो बेसिकली मैं क्या कर सकता हूं, एच प्लस एच प्लस एच प्लस एच प्लस एच बराबर कितना हो जाएगा, एन एच। तो बेसिकली अगर यहां से यहां तक की पूरी चौड़ाई बोलूं तो कितनी अपनी एन एच है। सोचो ध्यान से, एच प्लस लिख देता हूं मैं, अच्छे समझा देता हूं, मैं सब जोड़ता चला जाता हूं। तो बेसिकली हम क्या लिखूंगा, एच प्लस एच प्लस एच प्लस एच डॉट डॉट कितनी बार, यहां से यहां तक यन पट्टी मैंने ली है, मान लो यन पट्टी मतलब बहुत बारीक बारीक यन पट्टी ली, तो कितनी बार एच जाएंगे, यन बार, यन टाइम, कितनी टाइम, यन टाइम। समझते जाना ध्यान से। यहां से हमने एच कितनी बार जोड़ा, एच प्लस एच प्लस एच प्लस एच प्लस एच। अगर हम सबको जोड़ लें तो हमने यहां से अगर एच कितनी पट्टियां ली, यन पट्टियां ली है, तो एच प्लस एन बार जुड़ जाएगा। और वो किसके बराबर होगा, वो बेसिकली इस चौड़ाई के बराबर होगा ना, यहां से तक की ए से बी के चौड़ाई के बराबर होगा। क्या, सारे एच जोड़ डाल दो। तो मैंने मान लिया है कि मैंने कितना एच लिया, यन एच लिया है, यन टाइम इतनी पट्टियां बनाई हैं, यन टाइम बहुत सारी बारी बारी पट्टियां बनाई पतली पतली। तो यहां से यहां तक टोटल कितनी पट्टियां हो गई, यच पट्टी, यच जो है ये चौड़ाई की जो पट्टियां वो यन पट्टियां हैं। अच्छा ठीक है, बहुत बड़ा समझ में आया। और ये यहां से तक की चौड़ाई कितनी है, मतलब यन पट्टियां इतनी चौड़ाई में फैली हुई हैं, हाँ ये भी समझ में आया। तो ये है कितना, ये पूरा b है, और b में से अगर मैं a निकाल दूं तो बचेगा b माइनस ए, मतलब ये सारा h जोड़ लूं तो b माइनस ए के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, b माइनस ए के बराबर आएगा, क्योंकि पूरा b था और b में से अगर मैं a निकाल दूं तो ये बच जाएगा b माइनस ए। तो पूरा b माइनस ए इन सभी h को जोड़ने पे आएगा। और ये सभी h कितनी बार कितनी पट्टियां बनाई थी हमने, यन पट्टियां बनाई थी। टोटल कितनी पट्टियां थी, यन पट्टियां थी। तो अगर टोटल यन पट्टियां थी तो अगर इन सबको मैं जोड़ लूं कितना हो जाएगा, सब में से h कॉमन ले लो, सब में से h कॉमन ले लो, कितना बचेगा, 1 1 1 1 हर जगह बचेगा, कितनी बार, यन बार। 1 प्लस सब में से h निकाल लो तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार, यन टाइम, मतलब यन बार।
तो सोचो एक एक अगर 10 बार जोड़ो कितना आएगा, 10 आएगा। एक एक 100 बार जोड़ो कितना आएगा, 100 आएगा। एक एक n बार जोड़ो कितना आएगा, n आएगा। तो सिंपली ये सब जो साथ में गिनती एक एक बच रही है वो मिलकर कितनी बन जाएंगी, n बन जाएंगी, इक्वल टू b माइनस a। तो एक सिंपल सा हमें इक्वेशन मिल रहा है यहाँ से। चलो ठीक है, तो यहां से आता कि पूरी चौड़ाई कितनी है, NH है। ये देखो पूरी चौड़ाई कितनी है, पूरा अगर मैं ये जोड़ डालूं तो कितना आएगा, NH। तो यहां से आता कि पूरी चौड़ाई NH है और वो किसके बराबर है, b माइनस a के बराबर है। क्लियर है। चलो यहां से क्वेश्चन मिला, आगे हमें इसकी कहीं जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे। क्लियर है। अच्छा एक चीज तो मैं समझ में आ गया। तो अगर मैं इसका एरिया लिखना चाहूं, अभी जो बहुत सारी इसमें पट्टियां बन रही है, रेक्टेंगल बन रहा है, आयत बन रहा है, अगर उन आयत का एरिया लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट यही लिख रहा हूं, देखना ध्यान से। अगर मैं इनकी एरिया लिखना चाहूं तो एरिया के लिए लिख सकता हूं लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी इसकी, FA, चौड़ाई कितनी, h। तो एरिया क्या लिखूंगा, FA इंटू h प्लस अगली बताओ पट्टी का, अगली पट्टी का ऊंचाई कितना है, FA प्लस h है और चौड़ाई कितनी फिर वही h। तो अगला हो जाएगा FA प्लस h इंटू h। समझते जाओ ध्यान से, है ना। मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई लगा है, पहली पट्टी हो गया, दूसरी पट्टी हो गया, तीसरी पट्टी में ऊंचाई हो जाएगा FA प्लस 2h और चौड़ाई कितना हो जाएगा, h। मतलब हो जाएगा FA प्लस 2h इंटू h। और ऐसे कितनी बार जाएंगे हम, डॉट 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 डॉट, कहां तक जाएंगे, देखो यहां से स्टार्ट कर देंगे, यहां से स्टार्ट कर देंगे, b तक जाना है। तो अगर b तक जाना है तो लास्ट पट्टी हमारी कितनी होगी, ये वाली, ये लाइन कौन सी होगी, ये लाइन होगी। अच्छा आखिरी वाली हमारी n है ना, तो ये कौन सी लाइन होगी, n माइनस 1वीं लाइन होगी ना। ये वाली लाइन कितनी होगी अपनी, n माइनस 1वीं लाइन होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां तक जा रहे हैं, तो पूरा अगर n पट्टी है तो उससे पहले वाली लाइन कौन सी है, n माइनस 1 लाइन है। तो अगर हम n माइनस 1 रखेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ ये वाली बताना जरा, हमको ये सोच के बताना आप। तो अगर इसमें लाके रखेंगे तो कितना रखेंगे, या हम रखेंगे f a प्लस, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h, a प्लस 5h, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1h। कहीं लिख दे रहा हूं, ये हो जाएगा a प्लस n माइनस, सही कम बन रहा है लेकिन आप लोग अच्छे से लिखना, ठीक है, n माइनस 1 इंटू एच। जगह कम है क्या यार, इसको हटाओ सेकेंड, ये हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू एच। क्लियर है, हाँ ठीक है। और एक इसका फंक्शन था, y इक्वल टू x का फंक्शन था। ओके कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। तो लास्ट वाली पट्टी क्या बनी हमारी, ये लास्ट वाली पट्टी की ऊंचाई बनी कितनी हमारी, FA प्लस n माइनस 1 इंटू एच, FA प्लस n माइनस 1 इंटू एच, और बाहर चौड़ाई कितनी है, h है। तो अगर इसके आगे वाली हम पट्टी लिखेंगे तो डॉट 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 प्लस FA प्लस n माइनस 1 इंटू एच इंटू एच। अब ध्यान सुनते जाना, ये जो लिखा है नीचे लिखा है, पहले आराम से आप ग्राफ बनाओगे, ये पूरा पहले ध्यान से लिखोगे, ठीक है। ये लिखने के बाद तब आप एरिया लिखोगे नीचे, पहले पूरा ये पहले देखो, ये इक्वेशन लिखो, ये इक्वेशन लिखने के बाद ये ग्राफ बनाओ अच्छे से, ये पूरी जानकारी लिखो, और फिर उसके नीचे ये एरिया लिखना है आपको। अब एरिया की हम थोड़ी और बात करते हैं, रुको पहले सुनो, एरिया की हम थोड़ी सी बात करते हैं। एरिया क्या लिखा है, एरिया इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई, ये पहली पट्टी हो गई, अगली फिर लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर दूसरी पट्टी हो गई, फिर तीसरी पट्टी हो गई, फिर चौथी पट्टी हो गई, फिर लास्ट वाली पट्टी हो गई। सारी पट्टियों का हमने एरिया निकाल लिया, मतलब इसके नीचे की हमने लगभग सारी एरिया निकाल ली है, ठीक है ना। तो क्या हमने आंसर पूरा निकाल लिया है, अप्रॉक्सीमेट निकाल लिया, एग्जैक्टली नहीं निकाला। क्यों, क्योंकि अगर आप नोटिस करो तो ये वाली एरिया छुट्टी है, ये वाली एरिया छूट गई है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो एग्जैक्टली तो नहीं है अभी। पहले इसको थोड़ा और सेट करते हैं, स्क्रीन को पोस्ट करो, इसे प्यार से कॉपी करो, मैं इस ग्राफ को मिटाऊंगा। एक बात ध्यान रखना, ये भी एग्जैक्टली नहीं निकला है, ये भी एग्जैक्टली नहीं निकला है। एग्जैक्टली कब निकलेगा, सुन ध्यान से, पहले इसकी बात कर लेते तभी ग्राफ मिटाऊंगा। ये एग्जैक्टली तब निकलेगा जब मैं सोचूं यार अगर ऐसा हो जाए, देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे नोटिस करूं h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है b माइनस a बाई n, है कि नहीं है, हाँ है। तो अगर मैं क्या कर दूं, n को टेंड कर दूं इनफाइनाइट, n को मैं टेंड कर दूं इनफाइनाइट, तो अगर n टेंड करेगा इनफाइनाइट को, तो यहां जैसे नीचे इनफाइनाइट आएगा तो समथिंग अपार इनफाइनाइट हो जाता है 0, तो हो जाता है h बराबर, h कहां टेंड करेगा 0 को। सुनते जाना ध्यान से, अगर मैं कहूं n टेंड करे इनफाइनाइट को, तो जैसे यहां पे लाके इनफाइनाइट रखोगे तो समथिंग अपार इनफाइनाइट बन जाएगा 0, मतलब h कहां टेंड करेगा 0 को। मतलब ये पट्टी का और बहुत बारीक हो जाएगी पट्टियां, और जितनी ज्यादा बारीक पट्टी होगी उतना सही एरिया निकल आएगा, यहाँ पे जो ऊपर छूट रहा है वो छूटेगा नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो h कहां टेंड कर रहा है, लगभग 0 को, मतलब एक लाइन जैसा बन जाएगा। और अगर एक लाइन जैसा बन जाएगा, सोचो लाइन के बगल लाइन, लाइन के बगल लाइन, लाइन के बगल लाइन ऐसे बन रही है, तो कहां कुछ छूटेगा, कुछ मिस ही नहीं होगा, सब कुछ हमको मिल जाएगा, कोई भी एरिया मिस नहीं होगी।
क्योंकि एच क्या है, इसकी चौड़ाई है, और चौड़ाई अगर टेंड करे जीरो को तो एग्जैक्टली वो एक लाइन जैसा बनने वाला है, और अगर एक लाइन जैसा बनने वाला है तो कहां कोई एरिया छूट रही है, अब तो सब कुछ मिल जा रहा है ना। हाँ, इसका मतलब इसमें जो हम यन यूज करने जा रहे हैं, क्या यन, इसमें जो यन यूज हुआ है, अगर वो यन टेंड कर जाए इनफाइनाइट को तो हमारा काम बन जाएगा, और अगर कुछ टेंड करे तो वहां पे लिमिट का यूज करना पड़ता है, लिमिट के रूप में लिखना पड़ता है। मैं लिख के बता रहा हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आप सुनते जाओ इत्मीनान से, ठीक है। चलिए, आई होप यहां तक समझ में आया होगा। पहले आप क्या करो, इस इक्वेशन को लिखो, इक्वेशन को लिखने के बाद ये अच्छे से ग्राफ ये पूरा बनाओ नीचे का, और उसके बाद ये एरिया लिखो। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटाऊंगा तो आगे की कहानी समझाऊंगा। मिटाओ इसे, यहां समझिएगा। समझिए, ध्यानपूर्वक समझिए, ध्यानपूर्वक। अगर एरिया की अगर बात की जाए, एरिया जो आएगा हमारा, एरिया एक्चुअल में हमारा क्या होता है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, यही तो एरिया होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर इसको मैं सही फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसको ऐसे लिखता हूं, समेशन ऑफ कहां से कहां तक, r इज इक्वल टू 0 से n-1 तक जाना है। देख लो कैसे, सुनना ध्यान से। पहले इसको ना लिख के इसको लिखा होता तो और ज्यादा समझ में आता। क्या कि अगर मैं लिख दूं सब में h कॉमन हो रहा है तो सब में h कॉमन ले लो, पहले ले लिया तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, एफ ए प्लस 3h डॉट 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 एफ ए प्लस n-1h, यही तो बचेगा। हाँ ठीक है, यही बचेगा। तो उसको मैं डायरेक्ट अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखता हूँ, एफ ए प्लस r-1 इंटू एच, ऐसा लिख सकता हूँ। ध्यान सोचो कैसे, ऐसा नहीं, r-1h, ठीक है, या n-1 रखूंगा तो RH लिखो, ठीक है, RH, क्लियर है। ध्यान समझो, ऐसा क्यों लिखा समझिए ध्यान से। जैसे अगर मैं क्या करूं, R की वैल्यू 0 रखूं यहाँ पे, तो R की वैल्यू 0 रखने पे क्या बनेगा, ये पूरा खत्म, और ये पूरा खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ H इंटू FA बचेगा, क्योंकि ये पार्ट खत्म। तो क्या बचेगा, FA इंटू H बचेगा, बढ़िया है। फिर अगर मैं क्या कर दूं, R की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं, 0 रख के देख लिया, अगर R की वैल्यू मैं 1 रखूं तो 1 रखने पे क्या बन जाएगा, A प्लस H बन जाएगा। तो बन जाएगा FA प्लस H, और साथ में H ही है, दूसरा वाला मिल जाएगा। अगर R की वैल्यू मैं 2 रखूं तो ये बन जाएगा FA प्लस 2H, FA प्लस 2H इंटू H बन जाएगा। मतलब यही जो फॉर्म है ये सारे में फैलता चला जाएगा। इसका मतलब क्या करूं, समेशन का मतलब जानते ही हो ना, समेशन का मतलब होता है जोड़ना। लिख देता हूं फिर और ज्यादा फील कराता हूं, जस्ट वेट एंड सी। R की वैल्यू कहां से कहां तक जाएंगे, 0 से लेके कहां तक जाएंगे, n-1 तक जाएंगे। समझो ध्यान से, अगर R की वैल्यू मैं इसमें 0 रखूं तो हमें मिल जाएगा पहला टर्म, क्योंकि ये पूरा खत्म, बचेगा सिर्फ FA और साथ में H, तो पहला टर्म मिला। और समेशन कहता है कि जैसे एक टर्म कंप्लीट हो वैसे बीच में प्लस लगाओ, तो हमने बीच में प्लस लगाया। अब R की वैल्यू 0 हो गई, अब R की वैल्यू 1 रखेंगे, तो जैसे R की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे तो बनेगा FA प्लस H, ये बन गया FA प्लस H, उसके साथ में मल्टीप्लाई में H, बढ़िया है। फिर R की वैल्यू मैं 2 रखूंगा, R की वैल्यू यहाँ पे 2 रखूंगा तो FA प्लस 2H बनेगा, तो FA प्लस 2H बनेगा और उसके साथ में H रहेगा ही रहेगा, तीसरा टर्म आ गया। तो समेशन यही कहता है कि एक टर्म लिखने के बाद बीच में प्लस लगा दो, एक टर्म लिखने के बाद बीच में प्लस लगा दो, और ऐसे आगे बढ़ते चले जाओ। और कहां तक जाना है, लास्ट में हमको जाना है n-1 तक जाना है। तो जब R की वैल्यू n-1 रखूंगा तो क्या बनेगा, FA प्लस n-1, R की वैल्यू रखूंगा n-1 इंटू H तो रहेगा साथ में, और बाहर वाला H पीछे रखा हुआ है, तो लास्ट वाला भी हमको मिल जाएगा। मतलब ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है एक्चुअल में इसी को एक्सप्लेन करके लिखा जाए तो ऐसा लिखा जाएगा। तो चाहे आप ये फॉर्मेट लिखो और चाहे ये लिखो, क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पर ये जो निकल के आया ये एग्जैक्ट एरिया नहीं, अभी भी मैंने बताया था। एग्जैक्ट एरिया कब होगा, जब ये टेंड करेगा इनफाइनाइट को। कारण मैंने समझाया था, वो जो भी ऊपर थोड़ा थोड़ा छूट जा रहा था। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब अगर मैं क्या कर दूं कि अगर हमें एग्जैक्ट एरिया निकालना है ना, एकदम पूरा कंप्लीट एरिया निकालना है, तो कंप्लीट एरिया निकालने के लिए मैं क्या कर दूं, लिमिट ये कर दूं मैं n टेंड टू इनफाइनाइट कर दूं। अगर लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, बाकी सब कुछ ऐसा रहने दो, समेशन r इज इक्वल टू 0 से लेके n-1, और ये हो जाएगा h f ऑफ a प्लस r इंटू एच। अगर इस फॉर्म में मैं लिख दूं तो अब सही है, अब ये सही है, मतलब अब ये एग्जैक्ट वैल्यू है। क्यों, क्योंकि n टेंड कर गया इनफाइनाइट को, और जब n टेंड करता है इनफाइनाइट को तो h टेंड करता है 0 को, तो एक लाइन जैसा बन जाएगा। और सारी लाइन को अगर हम बगल बगल ढेर सारी खींच दें तो कुछ छूटेगा ही नहीं। जो ऊपर छूट रहा था वहां पे छोटी छोटी एरिया ना, ट्रायंगल टाइप का, वो छूटेगा नहीं, सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है, ये पॉइंट था। लेकिन सर ये जो बना आपका एरिया मतलब ये दिस a से b f x dx, एरिया का मतलब यही तो हुआ, इंटीग्रेशन a से b f x dx, यही तो हुआ। हाँ ठीक है, क्योंकि अभी एग्जैक्ट एरिया लग गया। क्यों, क्योंकि n टेंड टू इनफाइनाइट हो गया, तो अभी एग्जैक्ट एरिया है। तो एग्जैक्ट एरिया जरूर है, देख लो, जब तक ये नहीं लगेगा n टेंड टू इनफाइनाइट तब तक ये एग्जैक्टली एरिया नहीं है। जब ये लग जाएगा तो एग्जैक्ट एरिया के बराबर होगा।
ये आगे काम आएगा अभी जब इसको लास्ट में सिखाऊंगा ना। ये बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है, इसको सीखने के लिए दिमाग खुला होना चाहिए। और ये बात यहाँ पे नोटिस कर लेना, जब लिमिट n टेंड टू इनफिनिट लगे तभी एग्जैक्ट एरिया होगा। सिर्फ इतना लिखा हो तो ये एग्जैक्ट एरिया नहीं है। इसको लास्ट में मैं फिर बोलूंगा, इसलिए ध्यानपूर्वक अभी से दिमाग में बिठा लो कि जब ये लिखा होगा साथ में तभी ये एग्जैक्टली एरिया मिल रही है हमें, मतलब हमारा कुछ भी छूटा नहीं है। लेकिन अगर ये नहीं लिखा है तो ये अगर सिर्फ लिखा हुआ है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऊपर जो ट्रायंगल टाइप का छोटा छोटा बन रहा था वो छूट गया है, एग्जैक्ट एरिया नहीं है, मतलब सही एरिया नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कमी है या कुछ ना कुछ ज्यादा। इसके बारे में भी लास्ट में हम बात करेंगे जब इसको एनालिसिस करेंगे ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है बहुत तगड़ा वाला। ये तो जो हम सीखेंगे, लेकिन अगर यूनिक क्वेश्चन बनेगा एडवांस का ना तो उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकता है और आपका सर्किट हिला सकता है। तो एक गजब की चीज सीखेंगे लास्ट में, वेट करो भी थोड़ी देर, तो वहां पहुंचे तो बताते हैं। आई होप यहां तक समझ में आया होगा कि हमने इसका यूज किया तो हमें एग्जैक्टली एरिया मिल गया। पर सर हमें ये मिल तो गया लेकिन इस फॉर्मेट में दिख नहीं रहा है, तो दिख रहा है, अगर आप थोड़ा नोटिस करोगे तो दिख जाएगा। कैसे समझना, क्योंकि हमको पता है BH बराबर क्या रखते हैं, B माइनस A बाई N। H इक्वल टू B माइनस A बाई N रख सकते हैं ना, तो रख दो H इज इक्वल टू B माइनस A बाई N रखो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन A से B fx dx, ठीक है, इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इनफिनिट समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 से लेके n माइनस वन, और यहां पे क्या जाएगा h, तो एज इट इज रहने तो h नहीं, h की वैल्यू में पता चल गई B माइनस A बाई N, h की वैल्यू बन गई B माइनस A बाई N, और साथ में क्या जाएगा f ऑफ a प्लस r की वैल्यू क्या है, नहीं r तो वैसे नहीं, तो h की वैल्यू क्या है B माइनस A बाई N, तो B माइनस A बाई N तो ऐसे, और साथ में क्या रहेगा r भी रहेगा, तो r भी लगा दो। तो अगर नोटिस करो, मैच करा लो, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ सर मैच तो कर गया। अब मैच तो कर गया लेकिन इसके यूज से ये तो हमने प्रूफ कर लिया ना, देख लो इसका प्रूफ बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सुन लो मेरी बात, फिर से बोल रहा हूं, प्रूफ बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको आना चाहिए, लेकिन वो जो छोटा छोटा गैप छूट रहा था और उसमें जो है लिमिट n टेंड टू इनफिनिट ने यूज करके हमने वो छोटा छोटा सा गैप गायब किया, ये समझना जरूरी था, इसीलिए मैंने डेरिवेशन बताया। एक्चुअल में वो बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, वो अगर आप नहीं समझ पाओगे तो बहुत बड़े बड़े सवाल में गलती कर जाओगे, तो इसलिए थोड़ा सा होशियार रहना है, इसीलिए इतना डेरिवेशन किया, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं थी इसकी, ठीक है। तो सर ये तो निकाल लिया हमने, तो इसका यूज कैसे करेंगे इन सवालों को लगाने के लिए, सुनो ध्यान सुनो। अगर ऐसा हो जाए कि लिमिट a से b के जगह पे 0 से 1 हो जाए, डेरिवेशन तो मैंने कर दिया, अब इसको मैं मिटा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन को पोस्ट करके आप कॉपी कर लीजिएगा, मैं इसे मिटा सकता हूं। अब थोड़ी और बात करूंगा मैं आगे इसकी, ठीक है, थोड़ा कंडीशन देके बात होगी अब कि अब इसका हम यूज कैसे कर पाएंगे इन सवालों में। तो समझो पहले ध्यान से, काम की बात स्टार्ट। अगर मैं क्या ले लूं, a इज इक्वल टू 0 ले लूं एंड b इज इक्वल टू 1 ले लूं, a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1, तो ये कैसा बन जाएगा फॉर्मेट, इंटीग्रेशन 0 से 1 fx dx इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इनफिनिट, और ये बन जाएगा समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 से लेके n माइनस 1 तक जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बन जाएगा, b माइनस ए बोले तो 1 माइनस 0 मतलब 1 अपॉन n बनेगा, n है ना नीचे, 1 अपॉन n बन जाएगा 1 बाई n, और साथ में क्या बनेगा f ऑफ a प्लस यहाँ पे देखो b माइनस ए मतलब 1 माइनस 0 तो बनेगा 1, तो ये बन जाएगा 1 बनेगा, तो 1 मतलब r बचेगा सिर्फ यहाँ पे, तो r अपॉन n बन जाएगा, ये बना ना। तो अगर आप दोनों में कंपैरिजन करो, तुलना करो दोनों तरफ, तो दोनों तरफ तुलना करने पे हमें क्या क्या दिख रहा है, अब यही सीखना है हमें, इसको मिटा रहा हूं नीचे का, ठीक है। अब जो हमें सीखना है वो काम का आ गया हमारे, इसीलिए हमने इसका डेरिवेशन किया था, समझो ध्यान से। हम अपन देखें ध्यान से, तो लिमिट के जैसा यहाँ पे दिख रहा है, ये जैसे यहाँ पे लोअर लिमिट दिख रही है वैसे कुछ यहाँ पे दिख रहा है, अपर लिमिट यहाँ कुछ ऐसे दिख रही है, यहाँ पे कुछ ऐसा मैच नहीं कर रहा है पर कुछ दिख रहा है वैसा। और कुछ कंपेयर करें तो जहाँ पे यहाँ हमें dx दिख रहा है, इस dx यहाँ पे हमें इधर क्या दिख रहा है, 1/n दिख रहा है। मतलब अगर मैं क्या करूँ, कभी इस फॉर्मेट में सवाल मिल जाए जो कि यह दे रखा है, इसको इस फॉर्मेट में भी चेंज करना मैं थोड़ी देर में सिखा दूंगा। पहले इसको हमें इस फॉर्मेट में चेंज करना रहेगा, उसके बाद इस फॉर्मेट में चेंज करके इस फॉर्मेट में लेके आएंगे। तो देखो इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट चेंज करना बहुत छोटा सा काम होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जनरल टर्म निकालना आ जाता है तो आ जाता है बहुत आसानी से, सिखा दूंगा भी जल्दी आ जाएगा। तो इन सवालों को इस फॉर्मेट में बदलना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में बदलने के लिए हमें कुछ बातें याद रखनी पड़ती हैं। बस उसी बातों को याद रखने के लिए हमने ये रिलेट करके बनाया। अब अगर आपको नोटिस करो, ध्यान से देखो, तो हम क्या देख रहे हैं, 1/n, क्योंकि यहाँ पे एक फंक्शन है और यहाँ पे भी fx एक फंक्शन है, और यहाँ पे 1/n है तो उसके यहाँ पे dx दिख रहा है। तो हमने पहली बात क्या याद रखनी चाहिए, अब याद रखने वाली बात बता रहा हूं मैं, देख लो। अब इंपॉर्टेंट बात ये रट लेना है आपको, ये स्टेप जो बताने जा रहा हूं, अगर ये स्टेप याद रखेंगे आप तो ऐसे सवालों को ऐसे देख के आप धराशायी कर दोगे। देखो पहला स्टेप आपको क्या याद रखना है,
पहला स्टेप आपको याद रखना है कि जहां पे dx है वो dx किससे बनेगा 1/n, मतलब अगर कहीं पे आपको 1/n दिख जाए तो उसको आप किस में कन्वर्ट कर दो, dx में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अगला सुनो, सेकंड पॉइंट, अगर आपको मिल जाए, और बात करते हैं, और क्या दिख रहा है आपको, यहां पे देखो, यहां पे x दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, तो उस x की जगह पे यहां पे क्या दिख रहा है, कुछ छूट गया क्या, लग तो रहा है कुछ छूट गया। अच्छा a की वैल्यू हमको दे रखी है, a की वैल्यू 0 है, हटाओ इसको, a की वैल्यू क्या है 0 है, a की वैल्यू 0 बचे तो r/n ही केवल बचेगा। तो अब क्या देख रहे हैं हम, जहां पे x दिख रहा है उस x, यहां पे f(x) दिख रहा है और यहां पे f r/n दिख रहा है, मतलब यहां पे x है तो यहां पे r/n है। इसका मतलब x की यहां पे क्या रख सकते हैं, x की जगह पे रख सकते हैं, या r/n की जगह पे क्या रख सकते हैं, r/n की जगह पे हम x सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर हमें 1/n दिखेगा तो 1/n की यहाँ पे dx सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, और r/n दिखेगा तो r/n की यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, x पुट कर देंगे। मतलब बेसिकली r/n = x जैसा हम पुट करने वाले हैं, और इसको हम ये पुट करने वाले हैं। बराबर नहीं होता पर हम ये पुट करेंगे, ठीक है। दिस क्लियर है, ओके। यहां तक तो बात समझ में आई होगी आई होप। तीसरी बात सुनो, ये पुट करने के बाद, ये पहली बात हो गई, ये दूसरी बात जो आपको दिमाग में रखनी है, और तीसरी बात थर्ड पॉइंट, अभी लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट का भी तो फंडा है, उसको भी तो निपटाएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज और समझ लो, यहीं पे लिख दे रहा हूं। अगर आप नोटिस करो तो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट और ये समेशन का साइन, अपर लिमिट लोअर लिमिट छोड़ दो, तो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट और ये समेशन का साइन, ये पूरे मिला के लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट और ये समेशन का साइन, ये पूरा मिला के इंटीग्रेशन के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा ना। दिस, ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन के साइन में कन्वर्ट हो जा रहा है। फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट का हमें खेलना है। कुछ जगह पे आपको ऐसा लिखा मिल जाएगा कि समेशन बदल देते हैं इंटीग्रेशन में, इसको नोटिस नहीं करते, ठीक है, वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर वैसे लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पूरी बात अगर हम लिखें तो लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, समेशन को हम लिखते हैं इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट की, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया, चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 4। फिर क्या बदलना है हमको, ये कितना डरावना लग रहा है सर, कैसे करेंगे मतलब, रुको अभी एक सवाल जैसे करके बताऊंगा ना, वैसे एकदम फर्जी लगेगा, ये सस्ता लगेगा, बस थोड़ा सा वेट करो, बस थोड़ी देर इंतजार हो जाए, बस काम हो जाएगा अपना। अपर लिमिट लोअर लिमिट की अगर बात करें तो अगर सोचो यहाँ पे हम लिमिट कैसे निकालते थे, हम x की वैल्यू लाके रखते थे, तो अगर मैं x की वैल्यू लाके रखूंगा तो वहां से मैं कोई वैल्यू निकल के आएगी, तो यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगा। तो ध्यान से सुनो, अगर तो हम यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है r/n, x की वैल्यू है r/n, ठीक है। तो अगर मैं उसमें मैं चाहता हूं x की वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए, तो x की वैल्यू 0 कब आएगी, ध्यान देखना। पहले हम बात करते हैं लोअर लिमिट की। अगर मैं बात करूं लोअर लिमिट की तो वह कैसे निकलेगा, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट r/n को हमें सॉल्व करना है। r/n को सॉल्व कैसे करना है समझना ध्यान से, पहले समझो। जैसे मैं लोअर लिमिट निकालने जा रहा हूं तो जहां पे यहां पे x है वहां पे उसके यहां पे क्या रखा है r/n, तो बेसिकली x बराबर r/n हमें सॉल्व करना है। तो अगर हमें x निकालना है तो हमें किसको निकालना है, हमें x को, अगर हमें x की वैल्यू 0 डालना है ना, तो अगर हमें x को सॉल्व करना है तो x को ना सॉल्व करके हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, r/n सॉल्व करते हैं, क्योंकि उसी का तो लोकेशन ले रखा है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे r/n सॉल्व करने जा रहे हैं लोअर लिमिट के लिए। तो लोअर लिमिट हमें 0 चाहिए है, तो 0 कब मिलेगा, जब यहां से हम इस लोअर लिमिट r की वैल्यू क्या है, हमें यहाँ पे 0 है। तो अगर मैं यहाँ पे r की वैल्यू 0 लाके रखूंगा तो कितना बनेगा, ध्यान सोच के बताओ। r की वैल्यू जैसे यहाँ पे लाके 0 रखोगे तो 0 अपॉन समथिंग, नीचे कुछ भी हो, नीचे इनफाइनाइट है तो वैसे भी नीचे इनफाइनाइट रहता तो 0 बनता ही बनता, तो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। मतलब हमारा अगर मैं r की वैल्यू लाके इसमें 0 रखता हूं और ये टेंड कर रहा है इनफाइनाइट को, तो नीचे वाली वैल्यू इनफाइनाइट है, तो ये पूरा क्या बनने वाला है, 0 बनने वाला है, पता चल गया। तो r की वैल्यू जैसे इसमें रखेंगे वैसे लोअर लिमिट हमें मिल जाएगी 0, क्या मिल जाएगी, लोअर लिमिट 0 मिल जाएगी। और अगर मैं r की वैल्यू n-1 रखूं, मतलब हमें अपर लिमिट के लिए इस चीज को सॉल्व करना है, r/n को सॉल्व करना है, और इसी को हमें लोअर लिमिट के लिए भी सॉल्व करना है, ध्यान समझिएगा। पांचवा पॉइंट, ओ सॉरी अपर लिमिट, अपर लिमिट लिख देता हूं पहले और अच्छे समझाता हूं फिर। उसके लिए भी हमें इसी को सॉल्व करना है, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट r/n को ही हमको अभी भी सॉल्व करना है। क्यों, सुनो ध्यान से। अब अपर लिमिट के लिए क्या मिलेगा हमें, अब हमें अपर लिमिट के लिए r की वैल्यू 0 से लेकर r की वैल्यू n-1 तक जानी है। मतलब अपर लिमिट के लिए r की वैल्यू कितनी है, अपर लिमिट के लिए r की वैल्यू है n-1, तो लाके इसमें रखो n-1। तो जैसे इसमें लाके रखोगे आप n-1 और नीचे n ही है, उसमें इसको डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा n से n कट के 1 बनेगा, माइनस इसके नीचे जाएगा तो 1/n बनेगा। और जैसे ही n की वैल्यू यहाँ पे लाके इनफाइनाइट रखोगे
जैसे n की वैल्यू लाके यहाँ इन्फिनाइट रखोगे तो इन्फिनाइट रखने पे पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1, तो 1 अपर लिमिट बन गया कि नहीं बन गया? हाँ, क्लियर हुआ ना? तो बेसिकली यही तो सीखना है ना, इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना सीखना है। तो यहां से हमें मिल जाएगी लोअर लिमिट और यहां से हमें मिल जाएगी अपर लिमिट। यक्स का फंडा आप समझ ही गए होंगे, डीएक्स का फंडा आप समझ ही गए होंगे, बस ये 3 चीज आपको दिमाग में रखना है, हमेशा सवाल बन जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? तो इतना गंदा सा जरूर दिख रहा है, तो आप पहले तो एक काम करो, इसे लिखो और इसे लिखो, सोचो सोचो सुनो। अभी तक जो सिखाया है उसमें से जैसे भी एक क्वेश्चन लगाऊंगा वैसे आपको लग जाएगा कि 2-3 बातों को सिर्फ दिमाग में रखना रहता है। इतनी देर जो इतना माथा फच्ची किया उतने की ज्यादा हमें जरूरत थी नहीं, एक्चुअल में थी नहीं, लेकिन वो फील आए, वो छोटा सा जो टुकड़ा छूट गया था वो भी फील आए ढंग से। उन सब चीजों को समझने के लिए मैंने इतना डेरिवेशन किया था। सवाल लगाने के इनका बहुत ज्यादा बड़ा महत्व नहीं है, सवाल लगाने के लिए बस इतना आपको आना चाहिए, ये 5 पॉइंट, और वो भी ये 5 पॉइंट अपने आप रट जाएगा जैसे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वैसे धीरे धीरे करके, तो लोड लेने की जरूरत नहीं, पहला सवाल करूंगा वैसे ही दिमाग में आपके फीड हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए, लेकिन हाँ, वो जो छूटने वाला गैप था ना, ट्रायंगल टाइप का छूट रहा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्त, वहां से बेहतर सवाल बन जाता है। अभी करवाता भी हूं मैं, जस्ट वेट एंड सी, ठीक है? पहले से मिटाता हूं तो आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रीन पोस्ट करो, इसको कॉपी कर लो, अब क्वेश्चन लगाना हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो चलो देखते हैं, इनफाइनाइट सीरीज को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? इसको लिख लिए रहना दोस्त 5 पॉइंट को। पहला क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? डरने का नहीं, पहले क्वेश्चन में ही सब कुछ आपको अपने आप आ जाएगा, मुझे मतलब ही नहीं मैंने पीछे क्या सिखाया, मैं तो अब क्वेश्चन लगाना आपको आराम से सिखाऊंगा, सुनते जाओ क्या करना है। लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, वो जो आगे सिखाया ना उसको यूज के लिए मैंने नीचे क्वेश्चंस रख रखे हैं, इनको हमें समझना रहेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान समझिएगा। लेकिन अभी जो आते हैं जेईई मेंस और एडवांस में क्वेश्चन जिस लेवल के आते हैं वो आराम से लग जाएंगे, आपसे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या रखा है? √1 प्लस √2 प्लस डॉट 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 डॉट, अच्छा जगह और लिख लो, √3 प्लस डॉट 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 प्लस √n अपॉन नीचे क्या n√n है, अच्छा ठीक है। अगर आप नोटिस करो तो क्या बन रहा है, इसको चेंज करना जा रहे हैं हम लोग। अगर हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, पहले हमें एक टर्म के रूप में चेंज करना रहता है, तो अंदर में बदल रहा है ना 1 2 3 4, ये तो बदल रहा है। तो अगर मैं ऐसे लिख दूं √r, ऊपर जो 1 2 3 4 है उसको लिख दे रहा हूं √r, और नीचे क्योंकि n है तो n तो ऐसे लिख दो, n√n ऐसे लिखा रहने दो। अगर आप नोटिस करो तो अगर मैं क्या कर दूं, समेशन लगा दूं, यहाँ पे समेशन कहां से कहां तक, r = 1 से लेके n तक लगा दूं। तो जैसे इसमें r की वैल्यू में 1 रखूंगा तो पहला टर्म बनेगा, ठीक है? फिर r की वैल्यू 2 रखूंगा तो दूसरा टर्म बन जाएगा √2, r की वैल्यू 3 रखूंगा तो √3 बन जाएगा। समेशन क्या कहता है, बीच में प्लस लगाते जाओ, फिर लास्ट में r की वैल्यू n रखूंगा तो √n बन जाएगा। तो बेसिकली ये जो ऊपर इतनी लंबी सी सीरीज लिखी हुई है उसको हम √n लिख सकते थे और लिख सकते थे समेशन r = 1 से n। तो मतलब ये जो पूरा लिखा है उसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करना आया क्या? बहुत ही सिंपल है ना। देखो कौन बदल रहा है, 1 2 3 करके बदल जा रहा था, उसी को हमने r लिख दिया, 1 2 3 4 5 ऐसे बदल रहा था, r लिख दिया। और भी आगे भी सारा दुख आपका दूर हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर हमें ये तो समझ में आ गया, आगे आएगा तो कैसे करेंगे, उसके लिए भी मैं हूं, सिखा देता हूं, अभी टेंशन मत लो। तो ये बन गया √r/n, ठीक है? और ये क्या हो गया, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट। इस फॉर्मेट में आ गया आप। चलिए अब इस फॉर्मेट को सॉल्व करने का फंडा क्या है, अगर आप नोटिस करें तो इसको मैं थोड़ा सा और रीसेट करूं तो ये √r और √n लिखा हुआ है और ये n बगल में है, तो √r और √n को मैं लिख सकता हूं एक साथ √r/n, क्योंकि ये भी रूट में ये भी रूट में, तो होल रूट कर दो। n को मैं चुपचाप से पीछे रखता हूं और इसको √r √n को ऐसे लिख सकता हूं √r/n लिख सकता हूं ना, हाँ लिख सकता हूं। और अभी हमने सीखा है कि जहां पे 1/n दिखेगा उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, dx में कन्वर्ट करेंगे, और जहां पे r/n दिखेगा उसे हम कन्वर्ट करेंगे x में, r/n = x। अभी जो सीखा था रूल, बस अभी यही रूल दिमाग में फिट कर लो। जहां पे 1/n दिखेगा उसे dx में कन्वर्ट करेंगे, जहां पे r/n दिखेगा उसे x में कन्वर्ट करेंगे। अब बात आ गई अपर लिमिट और लोअर लिमिट की, तो उसके लिए फार्मूला क्या, हमने एक ही फार्मूला दोनों के लिए था, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट r/n, बस एक ही फार्मूला दोनों के लिए था। अब इसके यूज से हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, ये लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट और समेशन का समेशन, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट और समेशन बनता है इंटीग्रेशन में। फिर अब लगानी है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट लगाने के लिए हमें r की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, लोअर वाली रखनी पड़ेगी 1, और जैसे 1 रखेंगे तो 1/n बनेगा, 1/n बनेगा तो n की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो 1/इनफाइनाइट कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा, मतलब लोअर तो बन जाएगा 0। आया कि नहीं आया? इस तरीके हमारी लोअर लिमिट आ गई। बस अब डायरेक्ट ऐसे लिखना सिखाऊंगा मैं, और आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। सुनो ध्यान से, हमें पता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट की दोनों के लिए यही फार्मूला होता है, तो एक फार्मूला दिमाग में रखो, हमेशा काम आएगा। पर एक चीज ध्यान रखना है, इसमें जो r है जब लोअर लिमिट निकालो तो नीचे वाला रखो r, और जब अपर लिमिट निकालो तो ऊपर वाला रखो r। बस इतना ही तो करना है, कर देते हैं भाई,
तो जैसे मैंने r की वैल्यू 1 रखी तो 1/n बना, उसके बाद n की वैल्यू रखोगे इनफाइनाइट तो 1/इनफाइनाइट बन जाएगा 0, तो लोअर लिमिट बन गई 0। और जैसे मैं रखूंगा अपर लिमिट में से इसमें n लाके रखूंगा तो n से n कट के 1 बन जाएगा, और 1 कांस्टेंट बन गया तो n रखने की जरूरत नहीं, वही 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो अपर लिमिट बन जाएगा 1। लिमिट का फंडा सॉल्व किया अपन ने यहाँ पे, क्लियर है, ये हो गया। तो ये पूरा पार्ट खत्म, इसका यूज हो गया, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x, तो ये बन जाएगा √x, और इसका मतलब क्या है dx। तो ये जो इतना गंदा सा सवाल था, पहले इस फॉर्मेट में बदला और इस फॉर्मेट के बाद इस फॉर्मेट में आ गया। अब इसके बाद सवाल खत्म हो गया, क्योंकि √x का मतलब होता है x की पावर 1/2 इंटू dx। अब इसको सॉल्व करना आपको आता है, x की पावर n वाला फार्मूला लग जाएगा, x की पावर n + 1/n+1। लगाएं, सोचे नहीं, लगा दें। ये हो जाएगा x की पावर n + 1, मतलब 1/2 + 1/1/2 + 1। लिमिट कहां से कहां तक लेके, 0 से लेके 1 तक। 1 रखने का तो कोई मतलब है, 0 रखेंगे तो 0 बन जाएगा, कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो 1 रख दो बस, 1 रखेंगे तो पावर में कुछ भी हो 1 बन जाएगा। नीचे क्या जाएगा, 2 कम 2 3, 3/2, 2 पलट के ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 2/3। ये बन गया 2/3 और -0, तो बेसिकली हमारा 2/3 आंसर हो गया। क्लियर, कितना आसान था। तो देखो मैंने कहा था ना 2 से 3 लाइन मुश्किल से जाना पड़ेगा, तो दूसरी से तीसरी लाइन में आंसर आ गया सीधे, ठीक है ना। तो लोड लेने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखो यही आपको ध्यान रखना है कि 1/n जहां दिखेगा उसे dx रख देना है, r/n दिखेगा उसे x रख देना है, और ये लिमिट ऐसे सॉल्व कर लेना, अपर लिमिट लोअर लिमिट रख के सॉल्व कर लेना। रुको और सॉल्व करते हैं ना, ये तो हो गया ना, इसको कॉपी करो आराम से, अगला सॉल्व करते हैं। फील आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फील आएगा आराम से। ओके, बहुत माथा पच्ची हो गई ना, डर लग गया होगा आज तो एकदम से स्टार्टिंग में जो सीखा पर उसका बहुत ज़्यादा महत्व अपने लिए था नहीं। ये जो लास्ट में मैंने कॉन्सेप्ट लिख रखे हैं उन्हीं के लिए महत्व है, अभी समझेंगे आराम से। देखो ध्यान से, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, और क्या लिखा है 1/n और प्लस 1/n + 1 प्लस 1/n+2 प्लस डॉट प्लस 1/4n। ये लिख दिया अपन ने, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, कैसे लिख सकते हैं इसको। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखता हूँ, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट। यहाँ समझो 1/n लिखा है, जनरल टर्म में लिखने जा रहा हूँ, जनरल टर्म में लिख सकता हूँ इसे 1/n प्लस, यहाँ पे 4n लिखा हुआ है ना, 4n को अगर मैं थोड़ा सा रीसेट करूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ इसे, क्योंकि n सब में दिख रहा है, तो n + 3n लिख सकता हूँ। अभी भी तो 4n ही लिखा है ना, n + 3n = 4n, तो अभी भी वही लिखा है, कोई नई बात थोड़ी ना हो गई। ओके, आगे समझते हैं। तो अगर 4n हो गया तो मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ r, n + r। तो r की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँ तो क्या मिलेगा, r की वैल्यू 0 रखने पे 1/n बचेगा। r की वैल्यू 1 रखूँ तो 1/n+1 बनेगा। r की वैल्यू 2 रखूँ तो 1/n+2 बनेगा। r की वैल्यू 3 रखूँ ऐसे, तो r की वैल्यू कहाँ तक जाना है, 3n तक जाना है। जब r की वैल्यू 3n रखूंगा मतलब r की वैल्यू 0 से लेके 3n तक हमें जाना है। मतलब समेशन कहाँ से कहाँ तक लगाना है, r = 0 से लेके 3n तक ये समेशन लगाना है। जब r की वैल्यू 0 रखूंगा तो पहला टर्म बनेगा, समेशन कहता है फिर बीच में प्लस लगाओ तो बीच में प्लस लगा दिया, फिर r की वैल्यू 1 रखा तो दूसरा टर्म मिल जाएगा, फिर समेशन कहता है बीच में प्लस लगाओ तो प्लस लगा दिया, वैसे 2 रखेंगे तो मिल जाएगा, वैसे फिर लास्ट में 3n रखेंगे तो लास्ट वाला टर्म मिल जाएगा। क्लियर है, बन गया, टर्म में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अभी वो फॉर्मेट नहीं दिख रहा है कि 1/n दिख जाए और r/n दिख जाए कि x और dx हम मान लें, वैसा नहीं दिख रहा है। तो पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान समझना। इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट। ओके, ये हो जाएगा समेशन r = 0 से 3n, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो r है ना, इस r के साथ मैं क्या करता हूँ, n मल्टीप्लाई कर देता हूँ और n डिवाइड कर देता हूँ। तो अब इन दोनों में n कॉमन हो जा रहा है, तो इन दोनों से n बाहर निकाल लो, तो बाहर निकल के आएगा तो कितना आएगा, 1/n बनेगा, वो 1/n मल्टीप्लाइड बाय, और क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ से n निकल गया तो बचा 1 प्लस, यहाँ पे बचा ऊपर वाला n निकल गया, नीचे वाला n बचा है तो r/n, तो बचेगा 1 + r/n, यही तो बचेगा। क्लियर है, सिंपल। तो 1/n जो भी था हमारा उसको हमने क्या मानना है, dx मानना है, और r/n को क्या मानना है, हमें x मानना है। तो हो गया काम खत्म, कर लो भाई। और लिमिट तो आपको सॉल्व करना आता ही हो, अपर लिमिट लोअर लिमिट, उसके लिए कैसे सॉल्व करते हैं, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट r/n से सॉल्व करते हैं। अपर लिमिट लोअर लिमिट हमें हमेशा इसी सॉल्व करना दोस्त, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। हमको पता है कि लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट और समेशन बदल जाएगा इंटीग्रेशन में, बदल दिया। लोअर लिमिट का करते हैं, तो लोअर लिमिट के लिए r की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे, तो r की वैल्यू 0 रखेंगे और ये 0 इनफाइनाइट जा रहा है यार, तो इनफाइनाइट रखेंगे तो नीचे इनफाइनाइट आता है तो वैसे भी 0 बन जाता है, तो लोअर लिमिट बन जाएगा 0।
और जब लाके यहाँ पे 3n रखूंगा, अपर लिमिट निकालने के लिए 3n रखूंगा, तो 3n रखूंगा, n से n कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 3 कांस्टेंट है तो वही 3 आ जाएगा आंसर हमारा लिमिट का। क्लियर। और 1/n क्या हो जाएगा हमारा, 1/n बन जाएगा dx, ठीक है। और यहाँ पे देखो 1 प्लस r/n, r/n क्या होता है हमारा x होता है, तो हो जाएगा 1/1 प्लस x बन जाएगा। क्लियर है, बन गया। तो बेसिकली 1/1 प्लस x, क्या ln का फार्मूला बना, हाँ बना, तो हो जाएगा ln 1 प्लस x, अच्छा 1 प्लस x। फिर लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट 0 से लेके 3 तक पुट कर दो। अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 रखेंगे 3 1 4 बनेगा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो कितना 0 रखेंगे तो बनेगा ln1, और ln1 की वैल्यू होती है 0, तो ये खत्म हो गया, तो बचा सिर्फ कितना हमारा ln4, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है, सिंपल। तो कहा था ना 2 से 3 लाइन में आपको जाना पड़ेगा और सवाल लग जाएगा। तो गंदा जरूर लग रहा है देखने में, इतना कैसे लिखा हुआ है, पर देख लो निपट गया 2 लाइन में। तो आपको क्या याद रखना है कि r/n को x बनाना है, 1/n को dx बनाना है, 3n रखेंगे तो अपर लिमिट मिलेगा, 0 रखेंगे तो लोअर लिमिट मिलेगा, काम खत्म। ये 4 बातों पे नोटिस करो, हमेशा सवाल का आंसर आ जाएगा, लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना दोस्त, अभी और करवाता हूँ, प्रैक्टिस में तो आ ही जाएगा आराम से। देखिए अगला सवाल देखते हैं, फिर और मजा आएगा। मिटा रहे हैं इसे, नोट कर लीजिएगा अच्छे से, सब अच्छे अच्छे सवाल हैं। नोट्स बढ़िया बनाना दोस्त, आज का लेक्चर काफी तबीयत से इंपॉर्टेंट है। चलिए चौक बहुत तेज खत्म हो रहा है यार, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। क्या कह रहा है अगला सवाल, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, अच्छा और क्या है, n प्लस 1 अपान n स्क्वायर प्लस 1, n प्लस 1 अपान n स्क्वायर प्लस 1, और क्या है प्लस n प्लस 2 अपान n स्क्वायर प्लस 2, प्लस डॉट 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 3 अपान, ऊपर नीचे देखो, क्योंकि देखो यहाँ पे नीचे n दिख रहा है, ऊपर n दिख रहा है ना, पर यहाँ नीचे सिर्फ दिख रहा है, ऊपर नहीं दिख रहा है। तो एक काम ना करें, ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n बन जाएगा, और नीचे क्या बन जाएगा 5n स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है, हाँ क्लियर है। अब इसको अगर थोड़ा सा और रीसेट करें तो नीचे क्या दिख रहा है, n स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 5n स्क्वायर दिख रहा है। क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए बताओ। यहाँ पे n स्क्वायर प्लस समथिंग, ये 2 दिख रहा है कि 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है यार, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, मतलब अगला वाला टर्म 3 का स्क्वायर रहा होगा। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करो ध्यान से यार, यहाँ पे दिख रहा है 5n स्क्वायर, हाँ ठीक है, पर यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, आगे n स्क्वायर, एक काम ना करें हम 5n स्क्वायर में से एक n स्क्वायर पहले अलग कर लें। तो मैंने एक n स्क्वायर अलग किया तो बचा कितना 4n स्क्वायर, कितना बचा 4n स्क्वायर। तो क्या मैं इस 4n स्क्वायर को अगर चाहूँ तो 4n स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर इंटू n का स्क्वायर, मतलब 2n का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ 2n का होल स्क्वायर। तो मैं इस 4n स्क्वायर को लिख सकता हूँ 2n का होल स्क्वायर, तो वो मैंने लिख दिया। ऊपर क्या लिखा है, ऊपर n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 ऐसे करके आएगा, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ n प्लस 3n है ना, ऊपर 3n है तो n प्लस 2n लिख दो, तो अभी भी ऊपर 3n लिखा हुआ है, बना कि नहीं बना। तो उस जैसे आगे वाले टर्म जिस फॉर्मेट में है उसी फॉर्मेट में पीछे वाले टर्म को भी मैंने लिख दिया, और कुछ खास नहीं किया अभी तक। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा है, 1 2 3 4 डॉट डॉट 2n तक जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 लास्ट में 2n तक जा रहे हैं। नीचे देखो 1 2 डॉट 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 2n तक जा रहे हैं, तो दोनों में ऊपर भी 2n तक जा रहे हैं, नीचे भी 2n तक जा रहे हैं। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं n प्लस r ऊपर लिख सकते हैं, और नीचे लिखते हैं n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। कैसे, और r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जानी है, r की वैल्यू जानी है, r की वैल्यू 1 से स्टार्ट होनी है और कहाँ तक जानी है 2n तक जानी है। कैसे, क्योंकि जब 1 रखेंगे इसमें तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, तो पहला टर्म बन जाएगा। जब 2 रखेंगे इसमें तो n स्क्वायर 2 स्क्वायर बनेगा, ऊपर बन जाएगा n प्लस 2, दूसरा टर्म आएगा। और सोचो अगर लास्ट में मैं 2n रख दूं तो यहाँ पे 2n का स्क्वायर बन जाएगा, करेक्ट है, और यहाँ पे बन जाएगा 2n, ये भी करेक्ट है। मैच कर गया कि नहीं कर गया। तो इस फॉर्मेट को बदलना कितना आसान है देखो, तो इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में आना टफ नहीं है, पर इसके बाद जो स्टेप होता है उसको आपको दिमाग में रोकना पड़ता है दोस्त। तो उसके लिए थोड़ा सजग हो जाओ, काम हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आई होप अब तक तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो लिखो, लाइव चैट में लिखो कि हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है ना। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो भी बताओ। आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत आराम से समझा रहा हूँ और सारी बातों को धीरे धीरे करके क्लियर किया है। समझ में आया तो बोलो समझ में आया। चलिए दोस्त आगे देखते हैं। आओ देखो, तो आगे कर रहे हैं, क्या कर लें, वो फॉर्मूला बनाना है, 1/n ढूंढना है इसमें। अच्छा, और r/n ढूंढना है, तो क्या कर लें, ऊपर से n कॉमन कर लें, नीचे से n स्क्वायर कॉमन कर लें, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, और ये समेशन वमेशन लगा लो पहले। r इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक जाना है, 1 से लेके 2n तक जाना है, ठीक है। फिर एक काम ना करें, ऊपर n कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे तो n है नहीं, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड, और यहाँ पे भी n स्क्वायर नहीं है। देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे
n से मल्टीप्लाई किया और n से डिवाइड किया, और यहाँ पे क्या करूँगा, n स्क्वायर से मल्टीप्लाई n स्क्वायर से डिवाइड, ठीक है, ये कर दिया मैंने। तो ऊपर n कॉमन हो जा रहा है, निकाल लो प्यार से। तो बचेगा कितना, n कॉमन हो गया तो बचा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, r/n बचेगा। अब इतना देख लो, बहुत छोटी छोटी बातों को भी इतना केयरफुल होकर बता रहा हूँ, ध्यान सुनते जाओ बस। इन दोनों में n स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ कितना बचेगा, r स्क्वायर बटे n स्क्वायर, मतलब r बटे n का होल स्क्वायर। क्लियर है, हाँ क्लियर है। एक n से एक n कट गया तो बचा 1/n, क्या बचा, बेसिकली हमारा बचा 1/n, यही बचा है देख लो। तो हमको पता है 1/n बन जाएगा dx, ठीक है, और 1 प्लस r/n बनेगा x, r/n बनेगा x, तो ऊपर बनेगा 1 प्लस x और नीचे बनेगा 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर। क्लियर है ना, हाँ क्लियर है, और साथ में dx तो ही है। और इंटीग्रेशन की अब लिमिट सब बात कर लेते हैं। तो लिमिट का फंडा क्या है, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट r/n, हमें यही सॉल्व करना रहता है, ठीक है। तो जब लोअर लिमिट रखेंगे 1 रखेंगे तो लोअर लिमिट मिलेगी, और 2n रखेंगे तो अपर लिमिट मिलेगी। 1 रखने पे बनेगा 1/n, और फिर n की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे तो 1/इनफाइनाइट बन जाएगा 0। और जब लाके 2n रखेंगे तो 2n रखने पे n से n कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 2, तो अपर लिमिट बन जाएगा 2। क्लियर है ना, बदल गया। अब बदलने के बाद इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करना वैसे आपको आता है, लेकिन कर देता हूं मैं। ये इसके नीचे ब्रेक होगा, ये इसके नीचे ब्रेक होगा, तो ये बन जाएगा 0 से 2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस इसके नीचे ब्रेक होगा तो 0 से 2 x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों में मैंने ब्रेक कर दिया। ये तो tan का फार्मूला बन रहा है, तो 1/a की वैल्यू 1 है, तो tan इनवर्स x/a, मतलब x बनेगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट लगा दो, 0 से 2 तक जाना है, प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको x स्क्वायर को t मानना पड़ेगा, x स्क्वायर बराबर t मान लो, तो 2x dx बराबर क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, ठीक है। तो x से dx बराबर dt/2 बन जाएगा। लिमिट कुछ बदलेगा, x की वैल्यू 0 पे t का मान बनेगा 0, x की वैल्यू 2 पे 2 दूनी 4, t का मान बनेगा 4, और यहाँ पे dx तो लिखना ही पड़ेगा आपको ना। अब जरा सोच के बताना, ये x dx क्या बन जाएगा, x dx बन जाएगा dt/2, बन जाएगा dt/2, तो पहले यहाँ 2 बाहर कर दो, नीचे यहाँ पे 1 प्लस t की वैल्यू क्या बन जाएगी, x की स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी t। ये भी सॉल्व हो ही गया, थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। तो ये बनेगा अपर लिमिट tan इनवर्स 2 माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 0। अच्छा 0 के tan कितने का मान होता है, tan 0 का ही मान होता है, तो लिख दो यहाँ पे tan 0, क्योंकि 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो 0 को मैं लिख सकता हूँ tan 0 डिग्री, ये लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, प्लस 1/2, ये क्या बन जाएगा dt/1 प्लस t, मतलब ln 1 प्लस t का फार्मूला है, 1/1 प्लस t मतलब ln t ना यार, ln 1 प्लस t बन जाएगा। और अपर लिमिट और लिमिट लगाएंगे 0 से लेके 4 तक, ठीक है। मैं ऊपर वाला क्वेश्चन मिटाऊंगा, बस सवाल खत्म हो चुका है, ध्यान समझिएगा। तो सवाल बन गया हमारा tan इनवर्स 2। ये तो बन गया, क्योंकि tan से tan इनवर्स हट जाता है तो बचेगा 0, तो खत्म हो गया, ये तो खत्म, क्योंकि 0 बन गया। और ये बचेगा 1/2 प्लस 1/2, अपर लिमिट 4 रखेंगे तो 4 रखने पे 4 और 1 5 बन जाएगा, मतलब बन जाएगा ln 5, माइनस 0 रखने पे क्या बनेगा ln 1, और ln 1 का मान क्या होता है 0 होता है, तो माइनस 0 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे लगेगा, ये ध्यान से सुनते जाइएगा। थक गया यार, चलिए मिटाते हैं इसे। मजा आ रहा है ना, डरने का नहीं दोस्त, आराम से लगाते हैं। हाँ थक गया यार, चलिए देखते हैं क्या कैसे करना है आगे। तो अपना अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ तक हो गया ना, ये हो गया, ये देखते हैं। ये भी आसान है, ये दोनों एक जैसा ही है, तो एक लगा दे रहा हूँ मैं, एक आप समझा दूंगा, आराम से लग जाएगा आपसे खुद ही। देखो ध्यान से, सवाल क्या कह रहा है, आपको सॉल्व करना है लिमिट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट। और देखिए क्या होगा, कितना आसानी से लग जा रहा है सारा सवाल। ये 1 2 3 डॉट 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 4 ऐसे करके डॉट डॉट कहाँ तक, n तक की पावर में 1/n, और नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है n। तो क्या इसमें n को लिख सकता हूँ, n की पावर, n की होल पावर 1/n लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो इस n से ये n कट जाएगा, क्योंकि n गुणे 1/n लिखा है ना, तो n से n कट जाएगा, बचेगा n की पावर 1। तो वही तो लिखा है यहाँ पे, n की पावर 1 ही तो लिखा है, कुछ नहीं तो पावर 1 होता ही है ना, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, ऊपर जो दिख रहा है उसकी पावर में कितना 1/n है, नीचे जो दिख रहा है उसकी पावर में कितना है 1/n है, तो होल पावर 1/n कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम, अगर इस पूरे को मैं y मान रहा हूँ तो y बराबर क्या हो जाएगा लिमिट। अब y क्यों माना है सर, अभी समझाता हूँ मैं, क्योंकि इस बार हमें क्या है ना, बीच में प्लस नहीं बन रहा है, मल्टीप्लाई दिख रहा है, और अगर मल्टीप्लाई दिख रहा है तो मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए लॉग लेना पड़ता है।
तो इसलिए उधर y माना कि भाई log ले लेंगे आराम से, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अगर कहीं मल्टीप्लाई में दिख जाए, जैसे ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है और ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, तो ये दोनों सेम पैटर्न पे है, मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं ना, तो अभी log ले लेंगे आराम से, 2 लाइन में फिर सवाल लग जाएगा। देखो ध्यान से क्या होगा, n टेंड टू इनफाइनाइट, यहाँ पे बन जाएगा 1 2 3 डॉट 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 n, और बटे में कितना n की पावर कितना हो जाएगा, होल पावर 1/n। तो अगर आप नोटिस करो तो n की पावर n है ना, n की पावर n मतलब n मल्टीप्लाई n कितनी बार, डॉट 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 n बार, n मल्टीप्लाई करते चले जाओ n टाइम, कितनी टाइम, n टाइम। तो पावर में कितना है 1 1 1 1 ऐसे तो है, तो जब सब n की पावर 1 है तो 1 1 1 कितनी बार जुड़ेगा, n बार जुड़ेगा, तो 1 1 10 बार जोड़ो 10 होता है, 1 1 n बार जोड़ो तो n हो जाएगा, तो n की पावर n बन जाएगा। तो वही चीज़ तो लिखा हुआ है, समझ में आया ना। अब एक काम करते हैं, एक n सबको बांट देते हैं, तो बन जाएगा y इक्वल टू लिमिट, अब इतना दिमाग लगाओ दोस्त, क्योंकि छोटे बच्चे नहीं हो, इतना आना चाहिए आपको। तो बन जाएगा 1/n डॉट 2/n, सबको एक n दे रहा हूँ, डॉट 3/n डॉट 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 n/n, यही बनेगा, और पावर में तो 1/n है ही है। अब अगर मैं दोनों साइड में log ले लूँ तो log लेने पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ln y इक्वल टू, log लेने पे हमको पता है पावर नीचे उतर आती है, तो जैसे इसको लिखो ऐसे लिमिट, क्योंकि log जो है वो लिमिट के अंदर चला जाता है, तो जैसे log लेंगे तो पावर आगे उतर आएगी, तो 1/n ln दिस सब ln m इंटू n इंटू ऐसे करके लिखा है। तो हमको पता है क्या फार्मूला पता है, log m इंटू n अगर दिया हो तो ये हो जाता है log m प्लस log n, होता है कि नहीं होता फार्मूला, अगर m इंटू n हो तो m प्लस n में टूट जाता है। तो वैसे यहाँ पे दिख रहा है log a b c d, तो log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d ऐसे टूट जाएगा, तो ये बन जाएगा log 1/n प्लस, पहले तो 1/n ऊपर वाला नीचे उतर आया, फिर अंदर में क्या हो जाएगा log 1/n प्लस log 2/n प्लस log 3/n, समझ रहे हो ना। ये वाला फार्मूला लगा के सबको अलग अलग तोड़ दे रहे हैं प्लस में, प्लस डॉट 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 log n/n लास्ट में बनेगा, और फिर ब्रैकेट पूरा बंद कर दो, 1/n आ गया चुका है। तो अगर आप नोटिस करो तो 1/n 2/n 3/n बन रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ r/n, और r की वैल्यू 1 से लेके n तक भेज दो, समझो 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 समझो, इसको मैं लिख सकता हूँ समेसन r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, और 1/n तो पहले ऐसे रहने दो, 1/n ऐसे रहने दो, अंदर में सोचो, इसको मैं सोचता हूँ ln r/n, कैसे सोचना, अगर मैं r की वैल्यू यहाँ पे 1 रखूँ तो बन जाएगा ln 1/n, r की वैल्यू अगर मैं 2 रखूँ तो ln 2/n, ln 3/n ऐसे, और कहाँ तक जाना है, n तक जाएंगे, तो r की वैल्यू 1 से n तक जाएंगे, तो लास्ट में बन जाएगा ln n/n बन जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, बन गया। मतलब इस पूरे से जो गंदा सा लिखा हुआ है इसको हम ऐसे फार्मूले बदल सकते हैं। और उसके बाद क्या लिखना है, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, ये बन गया अपना क्या, ln y, क्लियर है, हाँ क्लियर है। अब फार्मूला बदल देते हैं, लिमिट लगाओ भाई, तो हमको पता है क्या 1/n बनेगा dx और r/y बनेगा x, तो हो जाएगा ln x और साथ में dx, ये बन गया ln x, क्योंकि r/n बनता है x और 1/n क्या बनता है dx, तो ये बन गया dx। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट का कर लेते हैं, तो हमको पता है लिमिट का फंडा क्या होता है, लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट, और ये कहाँ से कहाँ तक, r/n तक जाना रहता है हमको, तो अगर हमें लोअर लिमिट चाहिए तो 1 डालना पड़ेगा, तो 1/n बनेगा, और इनफाइनाइट रखेंगे तो 1/∞ बन जाएगा 0, और जब n लाके डालेंगे तो n से n कट जाएगा, बचेगा 1, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, केवल 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ गया 1, तो 0 से 1 तक हमको जाना है। अब बेसिकली हमें ये गंदा जो करना था, इसका मतलब हमें ये सॉल्व करना था, चलो करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये रहा, देखिए मिटा रहा हूँ ऊपर थोड़ा सा। तो अभी तक हमने क्या किया कि उनको क्वेश्चन को सीधा किया, सीधा करने के बाद अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या मजेदार सवाल था ना दोस्त, आगे देखें सवाल की गहराइयों को समझें। सवाल बन गया हमारा ln y इज इक्वल टू दिस, यार यहाँ पे हमें पता है आइलेट लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 1 मानो आइलेट लगाओ, ये हो जाएगा हमारा क्या फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा हमारा क्या सेकंड फंक्शन, क्योंकि हमें सेकंड फंक्शन वो आना रहता है जिसका इंटीग्रेशन हमें मालूम हो। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ln x, सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो ln x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और लिमिट लिमिट लगा दो, तो लिमिट यहाँ पे कितना सिग्नल लग जाएगा, 0 से 1 लग जाएगा, यहाँ 0 से 1 लग जाएगा, लगा दिया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, तो 1 रखने पे क्या हो जाएगा, 1 रखने पे ये 1 बनेगा और ये बनेगा ln 1 का मान होता है 0, तो मच जाएगा 0, माइनस 0 रखने पे इससे 0 निपट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, माइनस यहाँ पे देखो x कट जाएगा, x कट जाएगा तो बच्चे कितना 1,
और साथ में dx तो रहेगा ही रहेगा, बचेगा 1, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मतलब 1 इंटू dx, dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 रखने का मतलब है, 0 रखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि 0 तो खत्म हो जाएगा, तो 1 रखेंगे तो बचेगा -1, तो ये बचेगा -1। थोड़ा तेज कर रहा हूँ अगर, तो कोई बात नहीं, इतना तेज करना आना चाहिए। अगर ln x = y दे दिया जाए तो x की वैल्यू होती है e की पावर y। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा यार, लॉग का, कोई नया नहीं है, बहुत बार मैं खुद ही वो लिखवा चुका हूँ। ln x बराबर y तो x बराबर e की पावर y, तो ln y बराबर -1, यहाँ पे x है तो यहाँ पे y है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, इधर e आएगा और जो इधर वैल्यू दिख रही थी वो e की पावर में चढ़ जाएगा, जिधर वैल्यू दिख रही है वो पावर में आ जाएगा, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, e की पावर -1। तो हमने इसी को पूरे फंक्शन को जो सवाल दिया था हमारा कौन था, ये था, इस सवाल को हमने y माना था और y माना था तो y सॉल्व करके हमारा आ गया। क्लियर है, ओके, तो इसका निपटारा हो गया हमारा, ठीक है। तो चलो अब देखो सेम फॉर्मेट में नीचे वाला है, पावर में दिख रहा है, एक एन इसको दे दो, एक एन इसको दे दो, एक एन इसको दे दो, डायरेक्ट लिखने सिखाता हूँ, डायरेक्ट, क्योंकि बहुत बार हो गया मस्ती, अब डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, गिर गया यार, उठा लेते हैं, डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। लिख देने से डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, इतनी देर से बहुत विस्तार से लिख लिया, अब डायरेक्ट लिख के बताओ, चलो देखो डायरेक्ट कैसे लिखेंगे देख लेते हैं, ताकि सवाल लगाते समय हमारा कम से कम टाइम यूज हो। अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसे, लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट, और अगर वहाँ पे आप नोटिस करो तो एक n इसके अंदर जाएगा, एक n इसके अंदर जाएगा, एक n सबके पास एक n जाएगा, ठीक है। और लॉग लेने पे क्या हो जाएगा, तो y इधर मान लो, और लॉग लेने पे क्या हो जाएगा, लॉग लेने पे हमको पता है ये पावर आगे आ जाएगी, तो 1/n आगे आ जाएगा, और अंदर में क्या बचेगा, लॉग, जब एक n इसके पास आएगा तो n + 1/n, n + 1/n प्लस अगले के पास जाएगा एक n तो n + 2/n। अब इतना होशियार हो, कोशिश करो, क्योंकि अभी भी जस्ट सिखाया इसे, और प्लस लास्ट में डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, लास्ट वाले पास एक n जाएगा तो ln n + n/n लिख सकते हैं। ये क्या लिख रहे हो सर, n + n, क्योंकि 2n लिखा है ना, तो 2n को n + n लिख सकते हैं ना, सही है, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम देखें इसको ध्यान से तो ऐसा दिख रहा है ये, अच्छा लॉग ले लिए ना, तो लॉग ले लिए दोनों तरफ, इधर भी लॉग ले लिए, इधर भी लॉग ले लिए, ये हो जाएगा ln y = लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट, और ये हो जाएगा 1/n, यहाँ पे नोटिस करना, तो ये लिख सकते हैं हम समेसन ऑफ, चाहे अंदर में लिखो चाहे बाहर में लिखो, तो समेसन ऑफ r = 1 से लेके n तक नहीं 2n तक, हाँ n तक जाएंगे, और ये हो जाएगा 1/n, और ये हो जाएगा ln n + r/n। कैसे समझो, क्योंकि r की वैल्यू जो 1 रखेंगे तो n + 1/n बनेगा, r की वैल्यू 2 रखेंगे तो n + 2/n बनेगा, r की वैल्यू 3 रखेंगे तो ऐसे आगे बढ़ेगा, r की वैल्यू n रखेंगे तो n + n/n बनेगा, पता चल गया ना। तो n वाला टर्म लिख लिया, और 1/n क्या बन जाएगा, अब dx बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे काम करो n तोड़ दो, तो जब n तोड़ोगे तो इसके नीचे n आएगा, तो n से n कट के 1 बनेगा, मतलब ये हो जाएगा 1/n ln, n से n कटेगा बचेगा 1 + r/n, तो 1/n हमारा क्या है, बेसिकली 1/n हमारा dx है, और ln 1 + r/n क्या है हमारा, ln 1 + x है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ये रखने पे किसमें, इसी में, लिमिट n टेंड टू इन्फिनाइट r/n में, अगर मैं 1 ला के रखूँगा तो 1 रखने पे इन्फिनाइट रखने पे 1/∞ मतलब 0 बन जाएगा, और n ला के रखूँगा तो n से n कट के 1 बन जाएगा, मतलब हमें ये सॉल्व करना है, और ये सॉल्व करना है तो क्या करना है, फिर मल्टीप्लाई 1 लेना है और वही आयलेट लगा देना, सवाल खत्म हो जाएगा। क्लियर है, हिंट था समझ लो, या सवाल सॉल्व भी हो गया, हम पूरा सॉल्व भी कर दिया, इसके बाद आयलेट लगाना है, वो आपको आता है, सर नॉर्मल सा आयलेट है, ठीक है। चलिए ये भी नहीं पड़ गया, अब आराम से स्क्रीन को पोस्ट करें, जो भी कॉपी करना है कॉपी कर लें, मैं इसको मिटाऊंगा प्यार मोहब्बत के साथ, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए तो अब ऐसे सवाल आप फोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझो तो ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या है, ये बढ़िया सवाल है, काफी बढ़िया सवाल है, तो इस पर हम थोड़ा टाइम देंगे, आराम से करेंगे। हमको गिवन कर दिया है f² x = 0 से लेके x तक, और ये हो जाएगा ft और sin t अपॉन 2t cos t। क्लियर है, हाँ क्लियर है, इंटू dt, बहुत सुंदर, ft sin t अपॉन 2t cos t dt, 0 से x तक करना है, और हमको फिर निकालना क्या, fx निकालना है, निकालते हैं। अगर मैं क्या करूं, इधर ft दिख रहा है और इसका डिफरेंशिएशन कर दूं तो इधर क्या लगेगा, न्यूटन लेमनी लग जाएगा, जो कल सिखाया मैंने, तो न्यूटन लेमनी लगा देते हैं, कुछ फायदा होगा हमारा। कर दो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर दो, तो इधर हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, 2fx
और फिर fx का क्या हो जाएगा f डैश x, और फिर x का क्या हो जाएगा 1 लिखो चाहे ना लिखो इक्वल टू, यहाँ dd आप dx लिखेंगे तो न्यूटन लेबनीज लग जाएगा, अपर लिमिट पहले पुट करो तो हो जाएगा fx sin x अपॉन 2x cos x इंटू अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 1 माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे, फिर 0 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो 0 होने का मतलब हटाओ उसको, ये बनेगा अपना, ठीक है। अगर आप नोटिस करो तो fx दोनों तरफ कट गया, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में जाएगा, भेज देंगे, तो f डैश x बराबर हमारा कितना बचेगा, बेसिकली हमारा बच जाएगा sin x अपॉन 2 इंटू 2 4 x cos x। अब सोचो क्या करना है, सोचो क्या करना है। अब अगर हम दिमाग लगाएं थोड़ा सा तो हमें f डैश x दिख रहा है, और अगर इसका इंटीग्रेशन कर दें तो हमें fx मिल जाएगा, और बेसिकली हमें fx ही तो निकालना है, तो चलो ट्राई करते हैं उसको कैसे निकालते हैं ना, देखिएगा। इसको इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करने के लिए हम लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन, नीचे प्लस तो नहीं था, नीचे क्या था, नहीं कुछ तो था यार, कुछ तो था, मैंने लग रहा है जल्दीबाजी में कुछ और लिख दिया है, 2t cos t है ना, t नहीं था यहाँ पे, प्लस था, क्या है ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और अगर ये प्लस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा 2 प्लस 2, ठीक है 2 प्लस, ठीक है। तो इधर जो 2 था मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड, या इधर ही रहने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, अब ठीक है सब, हाँ ठीक है ओके। तो इधर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन sin x dx अपॉन 2 प्लस ये क्या हो जाएगा cos x, क्लियर है, हाँ क्लियर है। अब क्या कर देते हैं, इंटू dx तो लिख ही दिया अपन ने, इंटीग्रेट करने जा रहे हैं ना दोनों तरफ, तो f(x) का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, f डैश x का क्या हो जाएगा fx हो जाएगा, और 2 साथ में रहेगा इज इक्वल टू, इधर नोटिस करो, अगर मैं cos x को t मान लूँ, cos x को मान लूँ मैं t, तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन माइनस sin x dx बराबर dt, और अगर दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो माइनस प्लस हो जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस, सिंपल। तो अरे यार ये सब तो बचपन में खेल चुके हो आप लोग, है ना, पुराने लेक्चर्स में छोटे सवालों में सब खेला, कोई नई बात नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा अपना दोस्त, इंटीग्रेशन 2 प्लस टी, क्योंकि इसको हमने t माना, 2 प्लस टी, ऊपर क्या हो जाएगा sin x dx बराबर माइनस dt, तो माइनस dt, और इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, ln का फार्मूला बन जाएगा, तो बन जाएगा ln ऑफ 2 प्लस टी बन जाएगा, और वो भी किसमें, माइनस में, बन गया, ठीक है। अब t की वैल्यू में पुट करनी है, t की वैल्यू पुट करने क्या करनी है, cos x पुट कर देनी है, तो पुट कर देंगे, तो हो जाएगा माइनस ln 2 प्लस cos x बन गया, हाँ ठीक है, प्लस c भी लास्ट में आता है, तो बेसिकली हमारा जो भी कुछ रिजल्ट बना वो हम यहाँ पे से लिखेंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में भेज दो, तो इधर बचेगा fx, अच्छा इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा, यार रहने दो अभी, 2 इधर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या आ जाएगा, ध्यान सोचिएगा, इधर जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, माइनस ऑफ ln 2 प्लस cos x, ठीक है, और प्लस c, यही तो आएगा, हाँ ठीक है परफेक्ट, हाँ लिख लिया, इंटीग्रेशन हो चुका है। हमें fx निकालना था, fx निकालना था, और हमको दिख रहा है यहाँ पे fx का निकालने के लिए, लेकिन c हमको प्रॉब्लम कर रहा है, c कांस्टेंट है, उसका कैसे निपटारा करें, तो अपन एक काम ना करें, इस इक्वेशन नंबर 1 में x बराबर 0 एक बार पुट करके देखो, कुछ मिलेगा आपको। जैसे यहाँ पे 0 पुट करोगे तो हो जाएगा f स्क्वायर 0 इज इक्वल टू, 0 से 0 लिमिट बनेगी, और 0 से 0 लिमिट बनती है, जो अपर लिमिट वही लोअर लिमिट हो, तो रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। तो हमें अगर स्क्वायर से इधर हटाएंगे, इधर रूट लगेगा, तो 0 पे रूट का मतलब कुछ नहीं, तो वो 0 ही रहेगा, तो बेसिकली fx का मान है 0। तो अगर इधर मैं पूरे में 0 रखूँ तो क्या बनेगा, ध्यान सोच के बताओ, ये बन जाएगा 2f0 इज इक्वल टू, इसमें भी x बराबर हम 0 पुट करने जा रहे हैं, इक्वल टू माइनस ln 2 प्लस cos 0 और प्लस c बनेगा। तो अगर आप नोटिस करो थोड़ा सा, तो ये तो हमारा f0 है, f0 का मान 0 है तो खत्म हो गया, और इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो और प्लस में कितना आएगा, ln 2 और cos 0 का मान 1, तो 2 1 3 बराबर c आएगा, तो c की वैल्यू आ गई ln 3 आ गई। तो हम एक काम ना करें, c की वैल्यू ln 3 आ गई, इसमें लाके पुट कर देते हैं, तो हमारा जो fx बराबर है क्या, कितना आ जाएगा, fx इज इक्वल टू माइनस ln 2 प्लस cos x प्लस c की वैल्यू कितनी है, ln 3 है। और फिर यहाँ पे देखो, फिर इधर क्या था, 2 मल्टीप्लाई में था, तो इधर नीचे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो इसके नीचे भी 2 आएगा और इसके नीचे भी 2 आएगा, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर।
देख लेना कैलकुलेशन कहीं इधर उधर ना हुआ हो, बाकी सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है। कैलकुलेशन कहीं छूट गया हो, कुछ जल्दी इतना सारा लिखा है, हो जाता है जल्दीबाजी में। वैसे सही लग रहा है सब कुछ, कहीं कुछ छूटा नहीं। माइनस छूटा है क्या? नहीं, माइनस यूज किया, माइनस यूज किया, माइनस यूज किया, सब छूटा नहीं है कुछ भी, देख लेना, पर छूटा नहीं कुछ भी, है ना। तो इस तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। बहुत अच्छा सवाल था, क्लियर हो गया है। ये बढ़िया सवालों में गिन सकते हैं इसको, ठीक है दोस्त। चलिए ओके, अगला सवाल देखते हैं। सवाल तो खत्म हो गया, अब ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझना पड़ेगा इत्मीनान से, ठीक है। मिटा रहा हूं इसे, समझाता हूं। अच्छा सवाल था ये, आराम से अपने नोट्सबुक में लिख लेना, बढ़िया क्वेश्चंस में। ऐसे क्वेश्चन ढूंढते रह जाओगे किताबों में। ठीक है दोस्त, इसलिए नोट्स में जरूर लिख लेना। ध्यान दीजिएगा, सुनो, ध्यान सुनो। अगर हम बात करते हैं इसको समझने के लिए, तो एक्चुअल में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, पहले उसको लिख लेते हैं। जो हमारा लिखा हुआ है, पहला पॉइंट फर्स्ट समझते हैं। लिखा है लिमिट नहीं, समेसन r बराबर 1 से लेके n तक, और ये n अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले इसको सॉल्व किया था क्या? नीचे से n स्क्वायर कॉमन कर लो, तो नीचे से n स्क्वायर, अगर क्या कर दूँ मैं, इसी के आगे लिमिट लगा दूँ, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट। क्योंकि लिमिट लगाने पे क्या होता है, परफेक्ट एरिया मिल जाता है हमें, कुछ भी एरिया छूटता नहीं है। लगा देते हैं, समझते हैं, पहले समझाता हूँ मैं, मतलब क्या समझाना चाह रहा हूँ उसको पहले समझें। फर्स्ट वाला देखो, तो अगर नीचे n स्क्वायर में कॉमन ले लो, देखो ये कुछ कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं, पहले समझो। अगर मैं नीचे n स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो बन जाएगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट, और ऊपर बन जाएगा समेसन r बराबर 1 से लेके n, और ये क्या होगा, इन दोनों में n कॉमन ले रहा हूँ नीचे से, तो ऊपर तो एक n पहले से, नीचे n स्क्वायर कॉमन लूँगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, और माइनस यहाँ पे r, और यहाँ पे n स्क्वायर था नहीं तो ऊपर नीचे n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर वाला n स्क्वायर तो निकल गया, नीचे वाला n स्क्वायर बच गया, तो r बाई n का होल स्क्वायर बन जाएगा, r बाई n का होल स्क्वायर। तो एक n से एक n कट गया। तो अगर हम नोटिस करें तो ये बेसिकली हमारा क्या बन गया, ये जो हमारा बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई n तो बन गया dx। डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि हमको पता है ऊपर कुछ नहीं तो 1 है ही है, और 1 बाई नीचे n बन रहा है, तो 1 बाई n होता है dx। और क्या बन जाएगा, तो बन गया ऊपर तो dx बन गया, नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस ही है कि प्लस है, प्लस है यार, प्लस है, ठीक है। 1 प्लस नीचे क्या बन जाएगा, r बाई n होता है हमारा x, तो x का स्क्वायर बना कि नहीं बना। लोअर लिमिट अपर लिमिट की बात कर लेते हैं, तो लिमिट का फंडा क्या है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट r बाई n, ये तो होता है। तो अगर मैं r की वैल्यू 1 रखूं तो 1 बाई इन्फिनिट बन जाएगा 0, और r की वैल्यू मैं n रखूं तो n बाई n बन जाएगा 1। तो बेसिकली हमारा ये सवाल जो है कन्वर्ट होकर इस सवाल में आ गया। तो ये एग्जैक्ट एरिया देगा, क्यों, क्योंकि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट कर रहा था, ये एग्जैक्ट एरिया देगा। और ये 1/1 प्लस x स्क्वायर का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, समझो ध्यान से, ग्राफ बनाऊं, तो अगर मैं इसमें x की वैल्यू 0 रखूं, समझो ध्यान से, मैं इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूं। अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू 1/, ऐसे लिख देता हूं मैं, रुक जाओ, जस्ट वेट एंड सी। अगर मैं लिख दूं y इज इक्वल टू 1/1 प्लस x स्क्वायर, ऐसे लिखूं, तो x का मान 0, ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ग्राफ जल्दी से ड्रा कर देता हूं मैं। y एक्सिस के लिए x की वैल्यू 0 होती है, अगर x की वैल्यू 0 डालूं तो 1/1 बचेगा, मतलब 1 बचेगा, मतलब मान लेता हूं मैं 1 यहाँ कहीं है, तो ये बन जाएगा 0,1। और अगर मैं y की वैल्यू 0 डालूं तो x की वैल्यू में कुछ मिल के आएगी, है ना। तो इसका ग्राफ कैसा दिख रहा है हमको, नीचे की ओर ढलता हुआ दिख रहा है। जैसे देखो मैंने 1 डाला x की वैल्यू, 1 डालने पे क्या मिल जाएगा, y का वैल्यू 1/1 मिलेगा। अगर मैं क्या करूं, x की वैल्यू 0 डालने पे ये मिला, x की वैल्यू अगर मैं 1 डालूं तो 1 डाल के देखता हूं क्या मिलेगा। मान लो x की वैल्यू 1 डालूं, क्योंकि हमको कहां से कहां तक देखना है, हमें 0 से 1 तक देखना है। तो 0 पे हमने चेक किया, तो 0 पे क्या मिला, x की वैल्यू 0 डालने पे हमें मिला 1, y की वैल्यू 1 मिली। फिर x की वैल्यू 1 डाल लेते हैं, जब 1 डालेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 1 2 बन जाएगा 1/2 मतलब इसके आधे पे कहीं यहाँ, मतलब ग्राफ ऐसे जाना है। तो ये घटता हुआ ग्राफ है ना, नीचे की ओर आता हुआ ग्राफ है, इसे बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं, पढ़े हो आप, कोई नई बात नहीं है। अगर आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पहले से पढ़ा हुआ है तो, अगर नहीं भी पढ़ा हुआ है तो इतना तो समझ में आ रहा है ना, क्योंकि नीचे उतर रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो जो नीचे की उतरता है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब उसे डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। तो इसमें 2 केस बन सकता है। पहला केस क्या, समझिएगा ध्यान से। अच्छा मैं इसको पहले सॉल्व करके आंसर देखता हूँ कितना आएगा, इसे मिटाओ, सॉल्व करो, इसका आंसर कितना आएगा बताओ। ये लिखा है tan इनवर्स x लिमिट 0 से लेके 1 तक, 1 रखने पे कितना आ जाएगा, tan इनवर्स tan 1 की मतलब tan 45 मतलब π/4, ये 1 रखने बनेगा। फिर माइनस tan इनवर्स tan 0, क्योंकि 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। 1 की वैल्यू होती है tan इनवर्स tan π/4, और 0 की वैल्यू होती है tan 0, तो tan इनवर्स से tan हटेगा, बचेगा कितना π/4, और tan से tan हटेगा 0 लिखने का कोई मतलब नहीं, मतलब π/4, मतलब इसका रिजल्ट क्या आने वाला है π/4, मतलब क्वेश्चन का रिजल्ट क्या आने वाला है π/4। सुनो ध्यान से, अगर मैं बोलूँ सिर्फ इतने की बात बताओ मुझे, समेसन, आप 2 क्वेश्चन बोलूँ यहाँ पे, 2 क्वेश्चन एक साथ। पहला क्वेश्चन फर्स्ट, अगर मैं बोलूँ समेसन, समझते हैं दोनों को,
पहला मैं बोलते जा रहा हूँ आर बराबर 1 से लेके n तक। अगर मैं बोलूँ आर बराबर 1 से लेके n तक आपको ये सॉल्व करना है। ये सॉल्व करना कितना, n अपान n स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो बेसिकली अगर इसको छोड़ दो तो हमें यही तो सॉल्व करना है। हाँ यही सॉल्व करना है। ये सॉल्व करने का मतलब एक्जैक्टली हमें ये सॉल्व करना है, मतलब हमारी एरिया कितनी आनी चाहिए, π/4 आनी चाहिए। लेकिन हमको पता चला लिमिट नहीं लगा है तो एक्जैक्टली नहीं आएगा। एक्जैक्टली क्यों नहीं आएगा वही सिखाने जा रहा था, यही चीज़ मेरा टारगेट था सिखाना। सुनो ध्यान से। तो ये जो भी बना r बराबर 1 से स्टार्टिंग करनी है ना, तो 1 से स्टार्टिंग करनी है। अगर 1 से स्टार्टिंग करती तो 1 से स्टार्टिंग करेंगे तो कैसा पहला वाला एरिया कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा आपको। दूसरा वाला कैसा मिलेगा, क्योंकि हमने कहाँ से स्टार्ट करनी है, हमने 1 से स्टार्ट करना है, 1 2 ऐसे स्टार्ट करके जाना है। और तीसरा वाला ऐसा मिलेगा। तो हमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ की एरिया छूट जा रही है ना, यहाँ की एरिया छूट रही है, यहाँ की एरिया छूट रही है, यहाँ की एरिया छूट रही है। तो मतलब हमें इसकी जो वैल्यू मिलेगी, अगर हमें ये एरिया नहीं छूटता तो हमें पूरा एरिया कितना मिलता, हमें पूरा एरिया मिलता π/4, क्योंकि ये बता रहा है, हमने एग्जैक्ट एरिया निकाल के देखा π/4 आ रहा है। लेकिन हमने पता है कि ये छूट जा रहा है, और अगर ये छूट जा रहा है कब, जब यहाँ पे लिमिट नहीं लगा है, तो ये छूट जा रहा है, ये वाला एरिया छूट जा रहा है। मतलब ये जो भी ये सॉल्व करके जो निकालेगा वो π/4 तो नहीं आएगा। तो अगर π/4 नहीं आएगा तो ज़्यादा आएगा कम आएगा, पता चल गया कि ये कम आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे छूट चुका है। तो हम अगर ये सॉल्व करें r बराबर 1 से, मतलब 1 से स्टार्टिंग करें, तो 1 से स्टार्टिंग करेंगे तो थोड़ा थोड़ा छूट जाएगा, और अगर थोड़ा थोड़ा छूट जाएगा तो हमें π/4 के बराबर एरिया नहीं आएगा, उससे कम आएगा, क्योंकि जो छूट गया है वो इसमें से π/4 में से निकल गया। तो ये जो एरिया है एक्जैक्टली ये π/4 से क्या है, कम है। तो ये कहीं ऑप्शन में आपको दिया हो सकता है कि ये जो है किसके बराबर होगा। क्या एक ऑप्शन दे सकता है कि इक्वल टू π/4, एक ऑप्शन दे सकता है लेस देन π/4, एक ऑप्शन दे सकता है ग्रेटर देन π/4, तीनों में से कुछ भी दे सकता है, इक्वल लेस ग्रेटर। ठीक है, दूसरा सुनो, पहला दूसरा सुनो। दूसरा केस क्या है, इसी ग्राफ को और समझते हैं। एक्स एक्सिस, ये बहुत तगड़ा सवाल बन जाएगा और आप लगा नहीं पाओगे फिर। दूसरे वाले के लिए ग्राफ थोड़ा छोटा बना रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ा कम है, लेकिन समझ जाना, ठीक है, क्योंकि समझने के लिए आसानी है। ग्राफ हमारा ऐसे ही है ना, हाँ ठीक है ऐसे ही है। ये कहाँ तक है हमारा, 1 तक है, और ये क्या है ना 0 है हमारा, 0,1 है। तो अगर मैं बोलूँ कि अब दूसरी बात, पहला तो हमने समझ लिया कि r बराबर 1 से n तक गई। अगर मैं r बराबर 0 से n-1 तक जाऊँ, देखो यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया तो n तक गए ना, तो अगर 0 से स्टार्ट करूँगा तो n-1 तक। याद करो अभी भी सीखा था, 0 से स्टार्ट करो, यहाँ पे तो लिखा नहीं है, लेकिन जो सबसे पहला डेरिवेशन देखा था किया था वहाँ पे आप पलट के देखो, जब 0 से स्टार्ट किया था तो n-1 तक जाएंगे। देखो ना यार, एक कदम आगे बढ़ के स्टार्ट करेंगे तो एक कदम आगे तक जाएंगे, और एक कदम पीछे हट के स्टार्ट करेंगे तो एक कदम पीछे तक रहेंगे, क्योंकि हमें टोटल n गैप चाहिए ना। तो 0 से n-1 तक n टर्म होता है, और 1 से लेके n तक n टर्म होता है, ये चीज़ ठीक है। थोड़ा दिमाग से सोचोगे तो पता चल जाएगा, सब पता चल भी गया होगा। तो r बराबर 1 से लेके n तक n टर्म हो गया यहाँ पे, और r बराबर 0 से n-1 तक भी n टर्म होगा। गिन के देख लो, 0 को भी तो गिनना है, तो 0 को लेके गिनना है n-1 तक, तो 1 से n-1 तक n-1 हुआ, और 0 को मिला के एक और मिल जाएगा उसी में, तो n-1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़। तो अगर हम देखें तो r बराबर 1 से n तक गए तो हमको दिखा जो एरिया निकल गया वो π/4 आया। तो अगर मैं यही चीज़ निकालूं, लेकिन r बराबर कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके n-1 तक निकालूं, तो हमारा क्या आएगा, n अपान n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो हमारा ये रिजल्ट क्या आएगा, तो सोचो ध्यान से, पहले समझो। अगर मैं 0 से स्टार्ट करूँ, कहाँ से, 0 से, तो 0 से स्टार्ट करूँगा तो हमारा एरिया कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा यहाँ पे। फिर यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे, यहाँ से तो 1 से करेंगे तो ये बनेगा, फिर जब ये 1 है हमारा, ये 2 है, ये 0 है, फिर 2 से करेंगे तो ये आएगा, समझ में आ रहा है कि ना, 3 समझ में आ रहा है ना, फिर 4 ऐसे आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, ऊपर एक्स्ट्रा ले रहे हैं। मतलब अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो जो हमारा हास्यमान, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, लिख लेना यहाँ पे, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ पे लिख लेना, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, हास्यमान फलन के लिए, उतरते हुए फलन के लिए अगर हम 1 से स्टार्टिंग करेंगे तो एरिया एग्जैक्ट वैल्यू से छोटा आएगा, और अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो जो एरिया आएगा इसके द्वारा सॉल्व होके, तो क्या करेगा, ऊपर भी थोड़ा थोड़ा ले रहा है। तो ये जो नीचे वाली एरिया वो हमारी क्या है, वो हमारी तो π/4 है, लेकिन इसने कुछ एक्स्ट्रा भी ले लिया है। तो बेसिकली ये जो सॉल्व करके देगा ना हमें, वो π/4 से थोड़ा सा ज्यादा देगा। ये कहीं ऑप्शन में दे दिया जाएगा तो आपका सर्किट हिल जाएगा, आप पकड़ ही नहीं पाओगे क्या चीज मैटर क्या है। तो वहां पे हमें ये भी पहचाना रहेगा कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पहला फॉर्मेट पढ़ा, किसके लिए, पहला फॉर्मेट पढ़ रहे हैं डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। इसका एक फॉर्मेट और है इंक्रीजिंग फंक्शन की, अगर ऊपर चढ़ रहा होगा तब क्या होगा वो भी हम देखेंगे, जस्ट वेट एंड सी। उसके लिए मैंने दूसरा एग्जांपल ले रखा है, ठीक है ना। तो डिक्रीजिंग फंक्शन का आयोग दोनों समझ में आया होगा कि जब डिक्रीजिंग हो रहा था और हमने 1 से स्टार्ट किया तो हमारा छूट जा रहा था, तो जो छूट जा रहा था तो हमारा जो एरिया आता वो π/4 से कम आता, क्योंकि एग्जैक्ट एरिया से छोटा कम, थोड़ा कम आएगा। देख लो, छूट जा रहा था ना तो थोड़ा कम आएगा। और हमने क्या किया, 0 से स्टार्ट किया तो थोड़ा ज्यादा आ रहा है, तो एग्जैक्ट एरिया से थोड़ा ज्यादा आ जाएगा। क्लियर ये बात। इसको मिटाऊंगा तो अगला बताऊंगा, मिटाएं। चलिए सेकंड एग्जांपल, इसको अच्छे से लिख लेना, और इस पे क्वेश्चन बहुत तगड़ा बन जाएगा, ऑप्शनल क्वेश्चन, इसलिए खतरनाक चीज है, और ढूंढते रह जाओ, किसी बुक में मिलना मुश्किल के बराबर है आपको, इसलिए आप अच्छे से सीखो इसको।
चलिए देखिएगा अगला सेकंड पॉइंट, दिस इज रियल मटेरियल ऑफ एडवांस। आगे देखिए अगला क्या कह रहा है, समेसन r बराबर 1 से लेके n तक और किसका r प्लस n अपॉन n स्क्वायर। और अगर मैं इसको एग्जैक्ट वैल्यू सॉल्व करने जा रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू सॉल्व करूंगा तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट भी कर दो तो एग्जैक्ट वैल्यू आती है, क्योंकि मैं बताया था अगर यहाँ n टेंड टू इन्फिनिट करो तभी एग्जैक्ट वैल्यू आती है, अगर ये नहीं लगेगा तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये रेक्टेंगुलर वैल्यू है ना, यहाँ समझिएगा। तो अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो इसे लिखता हूँ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट और ये समेसन r बराबर 1 से लेके n तक। और इन दोनों में अगर मैं n कॉमन ले लूँ ऊपर, तो ऊपर अगर मैं n कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा, ऊपर तो n बाहर आ जाएगा और यहाँ पे n नहीं है तो ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, तो ऊपर वाला कॉमन होगा नीचे वाला बच जाएगा, तो r बाई n बचेगा। इतना होशियार हो चुके हो, r बाई n और प्लस यहाँ से निकल गया तो बचा 1 और नीचे क्या n स्क्वायर है, नीचे क्या है n स्क्वायर है, तो एक n से एक n कट जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा सही करके लिखूँ तो ये लिखता हूँ लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट, एक काम करो कम पड़ जाती है जगह, यहाँ क्या लिख लो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट और क्या बन जाएगा समेसन ऑफ r बराबर 1 से लेके n तक, ठीक है 1 से लेके n तक, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, मतलब 1 प्लस x और ये क्या बन जाएगा, अरे जल्दीबाजी कर रहा हूँ क्या, नहीं जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ, सब ठीक तो कर रहा था, डायरेक्ट लिखो ना, खत्म हो गया इसका काम। 1 r बाई n बन जाएगा 1 प्लस x, क्योंकि r बाई n की वैल्यू होती है x, और अगर यहाँ पे कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई 1 मान सकता हूँ, तो 1 बाई n कितना होता है dx होता है, तो वो हम dx लिख दे रहे हैं, ये भी हो गया। अब सुनना ध्यान से, अब लिमिट की बात कर लेते हैं। तो लिमिट का फंडा क्या है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट r बाई n, इसको सॉल्व करना रहता है। r की वैल्यू 1 रखने पे n की वैल्यू इन्फिनिट, तो 1 बाई इन्फिनिट बन जाएगा 0, r की वैल्यू n रखने पे n बाई n बन जाएगा 1, खेला खत्म, लिमिट सॉल्व हो गया। अब ये क्या देख रहे हो, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ बनाते हैं पहले, तो समझिएगा हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, कहाँ से कहाँ तक बनाना है हमको, 0 से लेके 1 तक ग्राफ बनाना है। तो बताओ x की वैल्यू अगर 0 रखूंगा, इसमें किसका ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू 1 प्लस x का ग्राफ बनाना है। तो अगर x की वैल्यू मैं 0 रखूँ तो 0 रखूँगा तो बचेगा 1, y की वैल्यू आएगी 1, तो 1 से बेसिकली हमें स्टार्ट करना है, यहाँ मान लो 1 है तो हमें 1 से स्टार्ट करना है, मतलब 0, 1 से स्टार्ट करना है, 0, 1 से स्टार्ट करना है। और कहाँ तक जाना है, 1 तक जाना है, 1 तक जाना है। तो ये जब x की वैल्यू 1 रखूँगा तो 1 1 2 हो जाएगा, यह आएगा हमारा 1 पे 2 मिल जाएगा हमको। तो हमें एक लाइन ऐसे मिलेगी, ये किसकी है, y इक्वल टू x प्लस 1 की रेखा है, कहाँ से कहाँ के बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में। तो इसके लिए फिर दो केस वही हमारा, इसका ग्राफ बना हमने y इक्वल टू 1 प्लस x का ग्राफ बनाया, इसके लिए फिर वही केस हमारा। अगर मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, पहला ऑप्शन, अगर मैं 1 से स्टार्ट करूँ, समेसन r बराबर 1 से लेके n तक जाऊँ, किसका, अपना r प्लस n बाई n स्क्वायर, अगर इसको मैं ले जाऊँ तो हमें पता है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, निकाला नहीं क्या मैंने, निकाला तो, अरे यार निकाल लेते हैं यहाँ पे जल्दी से। 1 का हो जाएगा x प्लस x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट लोअर लिमिट 1 रखेंगे तो ये जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0, ये जाएगा 3 बाई 2। तो एग्जैक्ट वैल्यू इसकी क्या है, 3 बाई 2, मतलब इसके नीचे की जो एग्जैक्ट एरिया है वो कितनी है, दिस एरिया इज इक्वल टू एग्जैक्टली 3 बाई 2 है। पर हम अगर इसको देखें, क्योंकि हमने यहाँ पे लिमिट नहीं लगाया है, लिमिट नहीं लगाया है इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी तो 1 से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा, पहली एरिया हमें ये मिलेगा, दूसरी 1 पे ये मिलेगा, 2 पे हमें क्या मिलेगा, 2 पे हमें ये मिलेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये 3 पे, ये 3 पे मिलेगा हमको। तो इसलिए क्या देख रहे हैं, इसमें एक्स्ट्रा मिल जा रहा है हमें, तो जो एग्जैक्ट एरिया है उससे हमें थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, तो ये जो हमारा क्या है, एग्जैक्ट एरिया से थोड़ा ज्यादा है, तो ग्रेटर देन एग्जैक्ट एरिया कितना, 3 बाई 2, क्लियर। ये क्या चढ़ता हुआ था, जब हमने कब 1 से स्टार्ट किया, तो सेकंड ऑप्शन देखते हैं। ये सवाल बन जाएगा ना तो ये हालत खराब कर देगा अच्छो का, तो इसलिए आपको आना चाहिए, क्लियर दोस्त। फिर वही ग्राफ बना लो, 1 से लेके कहाँ तक जाना है, 0 से लेके 1 तक, वही ग्राफ ना। अब इसमें समझते हैं कब, दूसरे केस के लिए, जब हमारा क्या दिया हो, समेसन कहाँ से कहाँ तक, r बराबर 0 से लेके n माइनस 1 तक दिया हो, r प्लस n अपॉन n स्क्वायर, ये हमको दे रखा हो। ज्ञानी ध्यान से समझे सवाल को, तो हमको पता चल रहा है कि इस बार 0 से स्टार्ट करना है, और अगर 0 से स्टार्ट करना है तो कैसा बनाओगे आप, ऐसा जाओगे 1 तक, फिर 1 से लेके 2 तक जाओगे तो ऐसा जाओगे, समझते जाओ। 0 से जाएंगे तो 0 से 1 के लिए ऐसा रहेंगे, फिर कुछ छूटने ना पाए देख लेना, 1 से 2 के लिए कैसा रहेंगे, 1 पे ये रहा, 1 पे ऐसा रहेगा, ठीक है,
फिर 2 पे ऐसा रहेगा, फिर 3 पे ऐसा रहेगा, इस तरीके 3 4 ऐसे आएगा ना। तो हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे एक्स्ट्रा छूट रहा है ना, ये देखो ये एरिया छूट जा रहा है, एरिया छूट जा रहा है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे लिमिट नहीं लगा है, लिमिट नहीं लगा है मतलब ये निकालना है आपको, 0 से स्टार्ट करना था, तो ये कुछ एरिया छूट जा रही है ना। हाँ, अगर कुछ एरिया छूट जा रही है इसका मतलब ये जो निकाल रहा है ये एग्जैक्ट एरिया तो नहीं निकाल रहा है, कभी भी नहीं, जब तक लिमिट नहीं लगता तब तक एग्जैक्ट एरिया निकालता नहीं है। तो अगर यहाँ पे भी नहीं निकाला तो बड़ा था, यहाँ भी नहीं निकाल रहा है तो, लेकिन हम देख रहे हैं छूट जा रहा है, जो एग्जैक्ट एरिया उसमें से कुछ छूट जा रहा है, तो मतलब ये एग्जैक्ट एरिया के बराबर नहीं, उसमें कुछ छूट गया, मतलब ये थोड़ा कम है मतलब लेस देन एग्जैक्ट एरिया 3/2। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए, इससे बहुत तगड़ा सवाल बन जाएगा आपका। तो ये तो मैंने क्या किया, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लेके आपको समझाया है। ऐसे यहाँ पे कोई सा भी क्वेश्चन दिया रहेगा, पहले आप उसको देख के पहचानेंगे कि वो क्या इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ये कैसा था, ये इंक्रीजिंग था। ये सेकंड ऑप्शन किसके लिए, इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब वर्धमान फलन, हिंदी में लिख लीजिएगा वर्धमान फलन, इंग्लिश में लिख लीजिएगा इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब चढ़ता हुआ फलन। तो चढ़ते हुए फलन के लिए देखो उल्टा आया, मिला लो दोनों, कंपेयर कर लो, जो इसमें जहां पे यहाँ इसमें बड़ा आ रहा है वहां उसमें छोटा आ रहा है, दोनों में जस्ट अपोजिट आ रहा है, या जैसे भी आ रहा है, क्या मतलब अपने को समझ में आने से मतलब है, ठीक है ना। अपने को ये समझना चाहिए कि हम पहले पहचानेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है, पहला काम ये करेंगे, पहले पहचानेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फिर उसके बाद उसकी एग्जैक्ट एरिया निकालेंगे, और उसके बाद फिर देखेंगे कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है। 1 से स्टार्ट होने पे कुछ अलग फंडा रहेगा और 0 स्टार्ट होने पे उसका जस्ट अपोजिट फंडा रहेगा। तो हमें एग्जैक्टली जानना पड़ेगा कि कहां से स्टार्ट करना है, ये बहुत ही खतरनाक चीज थी, ठीक है। तो अगर ये चारों, ये चार, एक दो ये सीखा और दो इसके पहले वाले सीखा, इन चारों में से कोई भी आ सकता है क्वेश्चन, 4 अलग अलग क्वेश्चन है अपने आप में, इन चारों में से कोई भी आके पूछ सकता है बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है। या अगर एडवांस के पेपर में आए तो एडवांस में हो सकता है ये चारों ऑप्शन आ जाए, 2 क्वेश्चन दे दे एक में मिक्स करके, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, स्टेटमेंट नंबर सेकंड, और फिर ऑप्शन दे 4, बोले इस चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है कौन सा अनकरेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट में, तो चारों ऑप्शन आपका करेक्ट मानना रहेगा। और ये उस लेवल का क्वेश्चन है कि आप वहां एडवांस में आ सकता है, ठीक है ना। तो ये एक बेहतर सवाल था, तो इसको आपको अच्छे समझ में आना चाहिए दोस्त, ठीक है। ये थोड़ा दिमाग में और फिट कर लेना, क्योंकि बाकी क्वेश्चन देखेंगे आप हल्के हल्के से थे। हाँ एक बात और, बोर्ड के जो बच्चे थे उनको ये करना ही नहीं है, बोर्ड के बच्चों को ये जो मैंने सिखाया लास्ट में, ये 4 चीजें, ये और ये इसके पहले 2 चीज, इनको यहाँ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, लेकिन सिर्फ IIT वाले बच्चों के लिए था ये, ठीक है। चलिए बहुत बेहतर चीज आपने सीख ली। अब आपका काम है जबरदस्त तरीके से शेयर करो, ईमानदारी से, ठीक है ना, कर देना, भूलने का नहीं। आसपास रिश्तेदार जितने भी लोग हैं सबको फैला डालो, पढ़ने वालों को, अंकल जी को मत भेज देना, नहीं तो कहेंगे ये क्या भेज रहा है, कुछ कॉमेडी वीडियो ये क्या भेज रहा है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके पास काम है, जो पढ़ने वाला बच्चा उसके पास जरूर शेयर करिए, ज्यादा लोग जुड़े, मजा आता है ना। और बता दीजिए, इसको भेजिए, उसको बताइए कि एक्जैक्टली शाम को 7 बजे वीडियो आती है, पर डे सब लोग आके यहाँ जुड़े और साथ ही साथ पढ़ें, और उसके बाद तुरंत नोट्स भी बनाना स्टार्ट करें, है ना। और जो भी ना है बताया मैंने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, कंडीशन के साथ, वहाँ पे कंडीशन भी लिखा है, किस बात को ध्यान देके उसमें कौन सी क्वेश्चन भेजना है, उस बात को वहाँ पे लिखा है, ध्यान देना है, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन अपना भेजें, जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन मैं दूंगा, ठीक है ना। तो ये मुझे लगता है ये बेस्ट ऑप्शन मैंने आपको दे रखा है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो बता दीजिए। हाँ एक बात और, एक बच्चे ने क्वेश्चन भेजा हुआ था, तो दोस्त वो क्वेश्चन आपका मैं इन्वॉल्व कर दूंगा, या तो लास्ट लेक्चर में इन्वॉल्व कर दूंगा, और इस लेक्चर तो बड़ा हो गया थोड़ा सा, इसलिए इसमें मैंने लिया, सोचा था इसी लेक्चर में ले लूंगा, लेकिन थोड़ा बड़ा था इसलिए इसमें नहीं लिया, या तो अगले लेक्चर में ले लूंगा या तो लास्ट लेक्चर में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको जो भी आपका क्वेश्चन था सिखा दूंगा मैं। अच्छा सवाल था आपने जो दिया था, तो वो लास्ट में डाल दूंगा, बढ़िया आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। अभी बाकी सब कुछ लगाते रहो। हाँ एक बात और, कुछ बच्चे हैं जो आगे के क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, है ना, जो भी टॉपिक सिखाया है नहीं, तो जब सिखाऊंगा वो क्वेश्चन आप भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आप भेज दो, जब वो टॉपिक सिखाऊंगा तो उसी के साथ में सिखा दूंगा, है ना, तो अच्छा हो जाएगा, उस लेक्चर में आ जाएगा आपका वो टॉपिक, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। जो भी सवाल आपका भेजते रहो, जो पीछे के हो चुके उनके भेजोगे तो सॉल्व करके मैं दे ही दूंगा, क्लियर। तो ये हो गई पूरी बात कंप्लीट, लेकिन शेयर करना ना भूलें, जबरदस्त तरीके से शेयर करते रहें। चलिए ठीक है, फोट डाले, मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।